लेखक की कल्पना है, इसलिए इसे गंभीरता से न लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 261-270 इंटरनेट सेलिब्रिटी। ध्रुव को अचानक लिन परिवार की लिन कीर याद आ गई। लिन कीर उससे एक बार पहले भी मिल चुकी थी और उसकी मंगेतर भी थी। लेकिन उस समय सगाई टूट चुकी थी। लेकिन लिन कीर इन महिलाओं में सबसे प्यारी और कोमल थी, लेकिन वह बहुत दयनीय भी थी। क्योंकि उस समय लिन कीर ने कहा था कि लिन परिवार उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और अगर ध्रुव उसे देखता है तो वह ध्रुव की महिला है। ध्रुव ने अपना सिर थपथपाया और कड़वी मुस्कान के साथ लगभग लिन कीर को भूल गया। उसने ये यूफेई से पूछा, क्या हमारे लॉन्ग हाई से लिन कीर नाम की एक इंटरनेट सेलिब्रिटी जाएगी? ये यूफेई ने तुरंत उत्साह से कहा, हाँ, मैंने उसे देखने के लिए एक विशेष यात्रा की। मैं उसका प्रशंसक हूँ। अब वह हमारे लॉन्ग हाई में सबसे प्रसिद्ध इंटरनेट सेलिब्रिटी गायिकाओं में से एक है। जल्दी आओ। ध्रुव ने ये यूनफेई को यह नहीं बताया कि वह लिन कीर को जानता है और मुस्कुराया, ठीक है, तो अब मैं स्कूल जाऊंगा। पोस्ट चलाते हुए ध्रुव लोंगहाई विश्वविद्यालय की ओर दौड़ा। वह देखना चाहता था कि क्या लिन कीर को अभी उसकी याद है। संयोग से वह आज अपने अच्छे भाई डैंगबो से मिलने गया था। इस तरह ध्रुव जल्द ही लोंगहाई विश्वविद्यालय पहुंच गया। अध्याय 220 स्कूल में अशांति। आज का लोंगहाई विश्वविद्यालय बहुत ही जीवंत है। लोंगहाई चीन का आर्थिक केंद्र है और मूल रूप से एक बेहद विकसित शहर है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ कई सितारे और मशहूर हस्तियां रहती हैं और आज के इंटरनेट सेलिब्रिटी गायक शो में स्वाभाविक रूप से कई दिग्गज मौजूद होते हैं। आमतौर पर प्रवेश द्वार पर कोई सुरक्षा नहीं होती है, लेकिन आज विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा है। भव्य स्कूल गेट के सामने कई बड़े पोस्टर लगे हैं जिन पर विभिन्न स्वागत संदेश लिखे हुए हैं। गेट से सड़क के किनारे तक एक लंबा लाल कालीन फैला हुआ है, जिसके बगल में फूलों की टोकरियां रखी हुई हैं। शुद्ध और सुंदर कपड़े पहने कई छात्र चारों ओर तस्वीरें ले रहे थे, जो जीवंत और भव्य लग रहा था। ध्रुव पोष में आया था। हालांकि लोंगहाई विश्वविद्यालय में कई दूसरी पीढ़ी के अमीर लोग हैं, लेकिन आखिरकार यह $1 मिलियन की लग्जरी कार है, जिसने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ध्रुव ने कार को स्कूल के गेट तक पहुंचाया और सुरक्षा गार्ड ने उसे बिना कुछ कहे और सलामी दिए जाने दिया। ध्रुव ने एक्सीलेटर दबाया और कस्टम मेड पैनामेरा ने दहाड़ लगाए। तुरंत लड़कियों ने जयकारे लगाए और लोगों के एक समूह ने ध्रुव को पहचान लिया और भीड़ में वांग यीफेई भी थे। ये वह छोटी इंटरनेट सेलिब्रिटी थी जिसने पिछली पार्टी में आदित्य मल्होत्रा पर फिदा हो गई थी। आदित्य मल्होत्रा का परिवार दिवालिया हो गया और स्वाभाविक रूप से वांग यीफेई आदित्य मल्होत्रा के साथ नहीं थे। इस समय वह ध्रुव द्वारा इतनी अच्छी कार चलाए जाने को देखकर हैरान रह गई। उसने अपने आसपास के सहपाठियों को देखा और कुछ आश्चर्य से कहा, क्या अभी पोस्ट चलाने वाला व्यक्ति ध्रुव है? लोगों के एक समूह ने तुरंत कहा, वह वही है, मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। मैंने भी देखा, ये वास्तव में ध्रुव है। अरे, ये पता चला है कि ध्रुव बहुत बढ़िया है। मुझे वास्तव में खेद है कि मैंने पिछली बार पार्टी में उसका मजाक उड़ाया था। हमें आदित्य मल्होत्रा के लिए नहीं बोलना चाहिए था। अफसोस। लोगों के एक समूह ने अपने चेहरे पर उदासी के साथ आह भरी। यदि वे ध्रुव की तरफ होते तो अब उन्हें काम की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ती और वे जीवन में आगे बढ़ सकते थे। उन्होंने सुना था कि ध्रुव डैंगबो परिवार के लिए ऑर्डर की व्यवस्था करने के लिए बॉक्स में था। नतीजतन डैंगबो परिवार को अगले दिन लाखों ऑर्डर मिले और डैंगबो परिवार अचानक ऑर्डर से भर गया। केवल अब उन्हें पता चला कि ध्रुव कितना शानदार है। इन लोगों में कई लड़कियां हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। इस समय ध्रुव को लाखों की कार चलाते देख सभी के दिलों में जोश भर आया। ध्रुव पहले बहुत सुंदर था, लेकिन उसका परिवार पहले गरीब था, इसलिए सभी उसे नीची नजर से देखते थे। अब जब वह इतना अमीर और सक्षम हो गया है तो वे ध्रुव के बिस्तर में रेंगने का इंतजार नहीं कर सकते। लड़कियों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में कुछ विचार थे। वे बाद में ध्रुव से संपर्क करने वाली थीं। वांग यफेई की भी यही मानसिकता थी। उसने शुरू में सोचा था कि आदित्य मल्होत्रा पहले से ही काफी शानदार है और अगर वह आदित्य मल्होत्रा के पास चढ़ जाती है तो वह समृद्ध हो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से ध्रुव के शब्दों ने सीधे आदित्य मल्होत्रा के परिवार को नरक में भेज दिया। आदित्य मल्होत्रा का परिवार दिवालिया हो गया और आदित्य मल्होत्रा के माता पिता जेल चले गए। और आदित्य मल्होत्रा भी रातों रात एक अमीर दूसरी पीढ़ी से एक निराश्रित हारे हुए व्यक्ति में बदल गया और अब वह ईंटों को ले जाने के लिए निर्माण स्थल पर चला गया है। ध्रुव ने वांग यफेई को भी देखा। वांग यफेई बहुत आकर्षक था। पहली नजर में वह स्कूल में सामाजिक तितली प्रकार की लड़की की तरह लग रही थी जो बहुत चंचल थी। फिलहाल उसने हिप हगिंग स्कर्ट, काले मोजे और छोटे जूते पहने हुए हैं। उसके लंबे और सुंदर पैर लोगों के दिलों को चीरने वाले हैं। उसका फिगर लंबा और हॉट है और उसके स्तन बेहद आकर्षक हैं। बेशक ध्रुव ने बस उसे देखा और दूर चला गया। हालांकि वह बहुत ही आकर्षक थी, लेकिन उसे वांग यफेई के बारे में बुरा आभास हुआ। इस समय वांग यफेई की आकर्षक आंखों ने एक विचारशील भाव दिखाया और उसने ध्रुव के साथ संबंध बनाने का फैसला किया। वांग यफेई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने होठों को काटा और चुपके से मुस्कुराए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसे नीचे नहीं उतार सकती, भले ही वह नग्न थी और ध्रुव के सामने खड़ी थी। ये सोचते हुए वांग यफेई को चुपके से एक विचार आया। ध्रुव को नहीं पता था कि ये लोग क्या सोच रहे थे, इसलिए वह सीधे यूफेई के शिक्षण भवन में चला गया। इसने तुरंत कई लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें से कुछ महिला कॉलेज छात्राएं बहुत ही शुद्ध और गंभीर दिख रही थीं। लेकिन रास्ते में ध्रुव ने एक से अधिक महिला कॉलेज छात्राओं को उसे घूरते हुए देखा था। ध्रुव मदद नहीं कर सका, लेकिन आह भरता रहा, इस दुनिया में अमीर होना वाकई अच्छा है। ये सोचकर कि मैं एक गरीब परिवार से था, जब मैं सड़क पर चलता था तो कोई भी मेरी तरफ नहीं देखता था और कुछ लड़कियां तो मुझसे बात करते समय आंखें भी घुमा लेती थीं। आज कौन सोच सकता था। उसने पहले सिल्विया यूफेई से संपर्क किया था और सिल्विया यूफेई के नीचे आने का इंतजार कर रहा था। इस समय ये यूफेई कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ इस मामले पर चर्चा कर रही थी और लोगों का एक समूह बहुत उत्साहित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उन इंटरनेट हस्तियों और करोड़ों प्रशंसकों वाली हस्तियों को इतने करीब से देख पाऊंगा। कौन उत्साहित नहीं होगा। ये यूनफेई ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त किरण जोशी से उत्साहित होकर कहा, किरण जोशी, शो जल्द ही शुरू होने वाला है। चलो स्टेडियम में साथ में इसे देखने चलते हैं। किरण जोशी भी उत्साह से भरी हुई थी। ठीक है, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे स्कूल का व्यायामशाला यहाँ से काफी दूर है। वहाँ तक पैदल जाने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। क्यों ना हम अभी जल्दी चलें। ये यूनफेई मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, मैंने अपने भाई से हमें लेने के लिए कहा है, हम बस उसकी कार ले सकते हैं। किरण जोशी ध्रुव के बारे में जानती थी और उसने ये भी सुना था कि पिछली बार ध्रुव ने स्कूल में अर्नब ठाकुर और अन्य लोगों की पिटाई की थी। लोगों के एक समूह ने सोचा कि ये यूनफेई और ध्रुव बर्बाद होने वाले हैं, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि अर्नब ठाकुर स्कूल छोड़कर डिटेंशन सेंटर चला जाएगा। अर्नब ठाकुर के पिता राज ठाकुर, जो स्कूल के उप प्रधानाचार्य हैं, को भी अज्ञात कारणों से निष्कासित कर दिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि ये दियायर के भाई से संबंधित हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ अफवाह है। किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। सभी ने सोचा कि राज ठाकुर को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि मामला बड़ा हो गया और मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ। आखिरकार वे सभी सिल्विया यूनफेई के परिवार की स्थिति जानते हैं। एक बहुत ही जर्जर परिवार में इतनी महान क्षमताएं कैसे हो सकती हैं।
ये सुनकर कि ध्रुव उन्हें लेने के लिए गाड़ी चलाकर जा रहा है, किरण जोशी भी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, फिर हम आपके भाई के आने का इंतजार करेंगे। इस समय निहारिका वर्मा नाम की एक लड़की जोर से हंसी। ये यूनफेई और किरण जोशी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और निहारिका वर्मा अगले ही पल व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। ये यूनफेई, आप वास्तव में शेखी बघार सकती हैं। कौन नहीं जानता कि आपका परिवार कितनी गरीब जगह पर रहता है। वे इतने गरीब हैं कि वे आपकी ट्यूशन फीस भी नहीं दे सकते। आपके भाई के पास अभी भी कार कैसे हो सकती है। आप वास्तव में शेखी बघार सकती हैं। अचानक क्लास में लोगों का एक समूह जोर से हंसने लगा। लोगों के एक समूह को ध्रुव की बात समझ में नहीं आई। ये यूनफेई ने तुरंत अपने छोटे हाथों को जकड़ लिया और कहा, मेरे भाई के पास एक कार है। मेरे भाई ने पहले भी हमें लेने के लिए रोल्स रॉयस से पूछा था। रोल्स रॉयस। लोगों का एक समूह और भी जोर से हंसा और कुछ लोगों के पेट में भी हंसी आ गई। तुम्हारे जैसे गरीब परिवार से केवल तुम ही रोल्स रॉयस चलाना चाहते हो। लोंगहाई में बहुत अधिक रोल्स रॉयस नहीं है। तुम्हारा भाई रोल्स रॉयस कैसे चला सकता है। वाह, निहारिका वर्मा ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने सुना है, ये यूनफेई का भाई अभी भी रोल्स रॉयस चला सकता है। ये कमाल है, ये बहुत बढ़िया है। यह शायद कागज जलाने के लिए रोल्स रॉयस है। हा हा हा। ये यूनफेई, अगर तुम गरीब हो तो अमीर होने का दिखावा मत करो। तुम बहुत जोर से हंस रहे हो। तुम बहुत बेशर्म हो। ये यूनफेई का चेहरा लाल और सफेद हो गया। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली और उसका चेहरा गर्म हो गया। मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ। मेरा भाई बहुत शक्तिशाली है। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हारे भाई को नहीं देखा। हमने उसे पिछली बार स्कूल में मनोज ठाकुर को पीटते देखा था। तुम्हारा भाई एक हारा हुआ लड़का है। ये सही है, यह एक बदबूदार हारा हुआ लड़का है। लड़कियों से ही नहीं बल्कि लड़कों से भी उपहास होता है। क्योंकि ये यूनफेई बेहद खूबसूरत थी लेकिन उसका एक पैर लंगड़ा था, इसलिए कुछ लड़के जानबूझकर उसका मजाक उड़ाते थे और कुछ ने जानबूझकर ये यूनफेई के लिए चीजें मुश्किल बना दी। इस तरह की लड़की जो स्पष्ट रूप से सुंदर है लेकिन शारीरिक रूप से अक्षम है, उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने में सबसे आसान है। ये यूनफेई ने इन लोगों के बदसूरत चेहरों को देखा और अंत में गुस्से से कहा, तुम बदबूदार हो। निहारिका वर्मा, तुम इतनी जहरीली क्यों हो। मैं तुम्हें अपने भाई के बारे में बात करने की अनुमति नहीं देता। निहारिका वर्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने अभी कहा कि क्या करना है, तुम मेरा क्या कर सकते हो। ये यूनफेई के होंठ गुस्से से कांप रहे थे। उसके पास वास्तव में इन लोगों के साथ कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। इस समय कक्षा में कोई व्यक्ति आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और बोला, ठीक है सभी, कृपया बहुत दूर मत जाओ। यूनफेई हमारा सहपाठी है, इसलिए बहुत दूर मत जाओ। ये सही है, हम सभी दोस्त हैं, इसलिए चलो अलग हो जाते हैं। कोई व्यक्ति मामले को सुझाने के लिए बाहर आया और निहारिका वर्मा और अन्य लोगों ने कहा, ये सही है। इस बेचारे लड़के के साथ बहस करने की कोई बात नहीं है। उसे डींग मारने दो, सभी उसे अनदेखा करो। उसका भाई बेकार है। किसी ने दोहराया, ये सही है, अब कचरे की चिंता मत करो। ये यूनफेई इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग आंसू बहाती हुई चिल्लाई, तुम कमीनो। मेरा भाई बेकार नहीं है। तुम बेकार हो। मेरा भाई बहुत शक्तिशाली है। अगर मेरा भाई यहाँ होता तो तुम ये शब्द कहने की हिम्मत कभी नहीं कर पाती। उसने कहा कि वह ऐसा कर सकती है लेकिन वह दूसरों को ध्रुव के बारे में बात करते हुए नहीं सुन सकती थी। लोगों का एक समूह जोर से हंसा और कहा, तुम्हारा भाई बेकार है। जब वह आएगा तो हम उसे बेकार कहेंगे। निहारिका वर्मा ने हंसते हुए कहा, हाँ वह बेकार है। अगर हम उसके सामने उसे बताएंगे तो वह क्या कर सकता है। क्या वह अभी हमें छूने की हिम्मत करता है। किरण जोशी ने ये यूनफेई का हाथ पकड़ लिया और उसे दिलासा दिया, यूनफेई उनकी चिंता मत करो, बस उनके शब्दों को बात समझो। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। ये यूनफेई ने सिर हिलाया और किरण जोशी को कृतज्ञता से देखा। इस समय ध्रुव की आकृति कक्षा के बाहर दिखाई दी। अध्याय 221 दिखावा। फिर एक अच्छा दिखावा करो। उसने बस कुछ कॉल किए लेकिन बात नहीं हो पाए, इसलिए वह देखने के लिए ऊपर चला गया। ये यूनफेई को देखकर उसने सीधे कक्षा का दरवाजा खोला और ये यूनफेई को देखकर मुस्कुराया, यूनफेई क्या तुम शो में नहीं जाना चाहती। तुम नीचे क्यों नहीं जाती। अचानक कक्षा में सभी ने ध्रुव की ओर देखा और कुछ लोग दंग रह गए। लोगों के इस समूह की आंखें थोड़ी अजीब हो गईं और निहारिका वर्मा ने भी अपने अहंकार को थोड़ा नियंत्रित किया। हालांकि वे ध्रुव को नीची नजर से देखते थे लेकिन वे ये भी जानते थे कि ध्रुव ने पिछली बार मनोज ठाकुर को बुरी तरह पीटा था। उन्हें यह भी डर था कि अगर वे इस समय ध्रुव को नाराज करेंगे तो उसे बुरी तरह पीटा जाएगा, इसलिए लोगों का समूह अधिक संयम से बोला। फिर फुसफुसाहट की झड़ी लग गई। क्या ये यूनफेई का भाई है। वह काफी सुंदर लग रहा है। एक लड़की ने कामुक अंदाज में कहा, ये सही है, वह एक हारे हुए व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है लेकिन मुझे वह एक अमीर सुंदर आदमी की तरह दिखता है। कुछ लोगों ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अमीर आदमी इतना सुंदर है, वह बस एक हारे हुए व्यक्ति है। क्या आपको नहीं पता कि सिल्विया के परिवार की स्थिति कैसी है। वह छोटा सा जर्जर घर जिसमें वे रहते हैं। लेकिन मैंने किसी को ये कहते हुए सुना कि ये यूनफेई अब एक विला में रहती है। निहारिका वर्मा ने अपने चेहरे पर तिरस्कार के भाव के साथ कहा, उनकी शेखी बघाते हुए, सुनो, सिल्विया यूनफेई का पूरा परिवार गरीब है। मुझे लगता है कि सिल्विया यूनफेई का भाई भी गरीब है। नीचे फुसफुसाहटें थीं और ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये लोग आखिरकार अभी भी छात्र थे और मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता था। ये यूनफेई और किरण जोशी ने ध्रुव को देखा। ये यूनफेई की आंखें थोड़ी लाल थीं। वह दुखी महसूस कर रही थी और बस ध्रुव से शिकायत करना चाहती थी। लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा, वह नहीं चाहती थी कि ध्रुव अपने सहपाठियों के साथ संघर्ष करे, वह बस शिकायतों को खुद ही सहन कर सकती थी। ये सोचकर उसने एक मुस्कान निकाली और ध्रुव से कहा, भाई मैं यहाँ हूँ। ये यूनफेई ने कहा और किरण जोशी को कक्षा से बाहर खींच लिया। ध्रुव मुस्कुराया, चलो मैं तुम्हें शो में ले चलता हूँ। अच्छा है। ये यूनफेई अभी अभी अपनी चिंताओं को भूल गई थी और ध्रुव को देखकर उसका चेहरा खुशी से भर गया और किरण जोशी भी मुस्कुरा रही थी। भाई ये पता चला कि तुम बहुत सुंदर हो। यूनफेई ने हमेशा कहा है कि तुम एक सुंदर आदमी हो। ये सच लगता है। ध्रुव हंसा, तुम भी बहुत सुंदर हो। किरण जोशी थोड़ा शर्मा गई, वह वास्तव में सुंदर थी। वह, ये यूनफेई और दो अन्य लड़कियां अपनी पीढ़ी की 4 सुंदरियां मानी जाती हैं। किरण जोशी ने सस्पेंडर्स, एक स्लिम फिटिंग सूट जैकेट, एक प्लीटेड स्कर्ट और हाई बूट्स पहने हैं। उसके पतले पैर पूरी तरह से रेखांकित हैं। इसके अलावा किरण जोशी का कद बहुत लंबा है, 175 के करीब, एक साफ स्वभाव, नाजुक चेहरा, शुद्ध और आकर्षक सह अस्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से एक शीर्ष सुंदरी है। जैसे ही वे तीनों जाने वाले थे, निहारिका वर्मा ने अचानक सोचा और चिल्लाया, अरे एक मिनट रुको। कई लोग रुक गए और किरण जोशी ने कुछ हद तक नाराजगी से कहा, क्या हुआ निहारिका वर्मा। निहारिका वर्मा ने अपनी बाहें क्रॉस करके दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराए, क्या ये यूनफेई ने अभी नहीं कहा कि उसका भाई उसे लेने के लिए गाड़ी चला रहा है। हम देखना चाहते हैं कि वह किस तरह की कार चला रहा है। ठीक है। किरण जोशी ने यह मान लिया कि ध्रुव अच्छी कार नहीं चला रहा है और उसका उपहास किया जाएगा, इसलिए उसने नाराजगी से कहा, निहारिका वर्मा, क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है कि भाई यूनफेई किस तरह की कार चलाता है। तुम वाकई बहुत जिज्ञासु हो। निहारिका वर्मा ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, अरे क्या तुम्हें दोषी महसूस हो रहा है।
हम अभी श्रीली की BMW 3 सीरीज लेकर वहां जाएंगे। तुम वहां पैदल नहीं जा सकते। हा। श्रीली का नाम रजत अरोड़ा है और वह क्लास के सबसे अमीर लड़कों में से एक है। सतह पर उसका और निहारिका वर्मा का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे कई बार निजी तौर पर उसके साथ सो चुके हैं। किरण जोशी ने इन लोगों के चेहरों को देखा और अचानक थोड़ा गुस्सा महसूस किया। यहाँ तक कि वह भी इसे और सहन नहीं कर सकी। ये यूनफेई ने अपने होंठ काटे और कहा, भाई किरण जोशी, चलो और उन्हें अनदेखा करें। ध्रुव इस पल में खड़ा हो गया। उसने अभी अभी इसके बारे में सोचा था। उसके लिए अक्सर स्कूल आना असंभव है। क्या होगा अगर ये यूनफेई को फिर से धमकाया गया? सबसे अच्छा तरीका है कि आज इन लोगों को चौंका दिया जाए। ये सोचते हुए ध्रुव वापस लौटा, कक्षा के दरवाजे पर चला गया, सभी को देखा और कहा, आप किस तरह की कार देखना चाहते हैं? समूह हंसी में फूट पड़ा। ऐसा लगता है कि आपके पास एक कार है। वैसे आप किस तरह की कार चलाते हैं? ध्रुव ने नीचे पोर्श की चाबी दबाए, आप इसे खुद संभाल सकते हैं। जिज्ञासु लोग तुरंत गलियारे में चले गए और नीचे देखा, और जब उन्होंने देखा कि यह एक पोर्श पारा था तो वे दंग रह गए। निहारिका वर्मा ने भी इस अपंजीकृत पोर्श को देखा। उनका चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने चौंकते हुए कहा, तुम पोर्श चलाते हो? ध्रुव ने शांति से कहा, क्या हुआ? निहारिका वर्मा का चेहरा लाल और सफेद हो गया और कुछ लोग जो अभी अभी व्यंग्य कर रहे थे उन्होंने भी अपना मुंह बंद कर लिया। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव वास्तव में $1 मिलियन की लग्जरी कार पोर्श पैनामेरा चलाएगा। उसने अभी जो कहा वह उसके चेहरे पर एक तमाचा जैसा था और वह एक पल के लिए बुदबुदाई, तुम और मैं। ध्रुव ने शांति से कहा, जाओ। निहारिका वर्मा एक पल में सिकुड़ गई और उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया। वह वास्तव में डर गई थी। उसे पहले से ही बहुत अच्छा लग रहा था जब रजत अरोड़ा ने BMW 3 सीरीज चलाई। रजत अरोड़ा की BMW में को पायलट के रूप में बैठने के लिए उसने रजत अरोड़ा के साथ कई बार सेक्स भी किया और कई बार उसके साथ सोई, जिससे उसे बहुत सम्मानजनक महसूस हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव वास्तव में $1 मिलियन लेवल पैनामेरा चलाएगा। किरण जोशी भी ध्रुव को देखकर बहुत हैरान हुई। उसने सोचा कि ये यूनफेई के परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन ध्रुव ने वास्तव में $1 मल्टी-मिलियन की लग्जरी कार चलाई जिसने उसे चौंका दिया। गलियारे से कुछ ही दूर कई लोग ध्रुव को उत्सुकता से देख रहे थे। ये यूनफेई की 4 सुंदरियों में से अन्य 2 भी भीड़ में ध्रुव को उत्सुकता से देख रही थीं। उनमें से एक स्नेहा कपूर और दूसरी अनन्या अय्यर हैं। एक आकर्षक है और दूसरी बर्फ की तरह ठंडी है। वे दोनों इस पीढ़ी की शीर्ष सुंदरियां हैं। उन्हें ये यूनफेई की पीढ़ी की शीर्ष देवियां कहा जा सकता है। दोनों लोग भी भीड़ में खड़े थे और ध्रुव को उत्सुकता से देख रहे थे। उनके सुंदर चेहरों पर गहरा आश्चर्य था। आखिरकार जो लड़के स्कूल में $multi-million की कार चला सकते हैं वे वास्तव में आकर्षक होते हैं। किरण जोशी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, निहारिका वर्मा, तुमने जो कहा वह क्यों नहीं कहा? क्या तुम्हारा चेहरा मार से दुख रहा है? निहारिका वर्मा का पूरा शरीर जल रहा था और वह जमीन में कोई दरार ढूंढकर उसमें घुसना चाहती थी। उसका दिमाग गर्म होने लगा और उसने कठोरता से कहा, क्या अच्छी कार चलाने का कोई मतलब है? अगर वह किराए की है तो क्या होगा? क्या बड़ी बात है? एक पत्थर ने हजारों लहरें पैदा कर दी और तुरंत कोई बोलने लगा, ये संभव है। मैंने सुना है कि ये यूनफेई का भाई हमसे 3 साल बड़ा है। उसे अपने अंतिम वर्ष में होना चाहिए और वह स्नातक होने वाला है। उसका परिवार अमीर लोगों की दूसरी पीढ़ी नहीं है। उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? हाँ, ये सही है, शायद ये किराए की है या उधार ली गई है। निहारिका वर्मा ने ये शब्द सुनने के बाद वह ऐसे गुनगुनाई जैसे उसे आत्मविश्वास मिल गया हो। ये यूनफेई, तुम और तुम्हारा भाई इतने कूल होने का दिखावा क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारी अपनी कार नहीं है, इसलिए ये काफी उबाऊ है। हर कोई सहमत है। निहारिका वर्मा ने चारों ओर देखा और पाया कि वास्तव में बहुत से लोग इससे सहमत थे। गलियारे में लड़कों का एक समूह भी था जो निहारिका वर्मा की बात दोहरा रहा था। लड़के भी एक दूसरे से बहुत प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब उन्होंने देखा कि ध्रुव, जो उनकी ही उम्र का था, इतनी अच्छी कार चला रहा है तो उनमें से कई ईर्ष्यालु हो गए। और ध्रुव को देखकर उसने कई लड़कियों, यहाँ तक कि कुछ देवियों का भी ध्यान आकर्षित किया है। वे और भी दुखी महसूस करते थे, इसलिए वे चाहते थे कि ध्रुव खुद को मूर्ख बनाए। गलियारे में एक पुरुष देवता था जिसने जानबूझकर चालाकी से कहा, भाई बेहतर होगा कि तुम अपनी कार जल्दी से भगाओ। यहाँ शांत होने का दिखावा करना बंद करो। यह शायद तुम्हारा अपना नहीं है ना? इसे जल्दी से चुका दो या तुम्हें बाद में पैसे काटने पड़ेंगे। हाँ, दिखावा करने की क्या बात है? दूसरे शब्दों में, सिर्फ तुम्हारे जैसे लोग जो दिखावा करना पसंद करते हैं और जिनके पास पैसे नहीं है, वे ही किराए पर लेना चाहेंगे, है ना? हमें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ठीक है दोस्त, यहाँ शर्मिंदा मत हो और जितनी जल्दी हो सके कार वापस कर दो। तुम बहुत हंस रहे हो। लड़कों का एक समूह भी व्यंग्यात्मक था। एक पल के लिए गलियारे में मौजूद ज्यादातर लोग ध्रुव पर आरोप लगा रहे थे कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह शांत रहने का दिखावा कर सके। ये यूनफेई को दुख और गुस्सा महसूस हुआ। उसने ध्रुव का हाथ थाम लिया और कहा, भाई चलो, मैं इन लोगों की तरह नहीं बनना चाहती। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, पलटा, इधर उधर देखा और लोगों के समूह से शांति से कहा, वे वाकई कुएं के मेंढकों का झुंड हैं। शुरू में मुझे लगा कि इस कार को चलाना काफी कम है। अगर तुम ये कहने पर अड़े हो कि मैं दिखावा कर रहा हूं तो ठीक है, तो मुझे आज दिखावा करना ही होगा। लोगों का एक समूह ध्रुव की बात को समझ नहीं पाया। ध्रुव ने अपना मोबाइल फोन निकाला और लॉन्गजे को कॉल किया और दूसरी तरफ से कहा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 8 रोल्स रॉयस चलाकर लॉन्गहाई यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फाइनेंस के निचले हिस्से में ले आओ। जितनी भी फरारी और लैम्बोर्गिनी मिल सकती हैं मुझे लाकर दो। उन सभी को यहाँ चलाओ। जितनी ज्यादा होंगी उतना अच्छा होगा। लॉन्गजे ने दूसरी तरफ से सम्मानपूर्वक कहा, लॉन्गशॉ, अगर तुम सच में कारें ट्रांसफर करना चाहते हो तो मैं 20 रोल्स रॉयस, 30 से ज्यादा फरारी, लैम्बोर्गिनी और बेंटले और भी बहुत कुछ ट्रांसफर कर सकता हूँ। तुम्हें उन सभी की जरूरत है। अगर ऐसा है तो मैं उन सभी को बुला सकता हूँ और मैं उन्हें लॉन्गहाई में सभी लग्जरी कारें लाकर दे सकता हूँ। ठीक है, आप इसका पता लगा सकते हैं। ध्रुव ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद गलियारे में लोगों का एक समूह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और माहौल अचानक शांत हो गया। 3 सेकंड की खामोशी के बाद हर कोई हंस पड़ा। कुछ लोग हंसते हंसते जमीन पर गिर पड़े और आंसू बहाने लगे। और आपको 8 रोल्स रॉयस ऑर्डर करने की जरूरत है। हा, हमारे स्कूल में ऐसा अजीबोगरीब कब आया, इतना घमंडी कि वह कुछ भी ड्राफ्ट नहीं करता। वह 8 रोल्स रॉयस चला सकता है और मैं आज सबके सामने अपने सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाऊंगा और गंदगी खाऊंगा। हा, मैंने सार्वजनिक रूप से पेशाब करने और अपने बाल धोने का शो किया। ध्रुव ने बात कर रहे लड़कों की ओर देखा और शांत भाव से कहा, मुझे तुम लोग याद हो, बाद में इसे पूरा करना याद रखना। कई लोग स्तब्ध रह गए और न जाने क्यों अचानक उनकी पीठ पर ठंडक छा गई। उन्होंने पहले कभी ऐसा दबावपूर्ण और रौबदार रूप नहीं देखा था। निहारिका वर्मा ने सीधे एक स्टूल हटाया और बैठ गईं, अपने पैरों को क्रॉस करके बोली, ध्रुव, हमने अभी अभी तुम्हें चुपचाप शेखी बघारते हुए देखा। लॉन्गहाई में केवल शीर्ष परिवारों और शीर्ष संघों के पास ही रोल्स रॉयस हैं और तुम भी बिना पेशाब किए अपनी एक तस्वीर ले लो। किरण जोशी ने ध्रुव की ओर देखा, थोड़ा घबराई हुई। क्या ध्रुव में वाकई इतनी भयानक ताकत थी कि वह 8 लग्जरी कारों को जुटा सकता था?
यह एक मिथक जैसा लगता है, लेकिन अब हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि ध्रुव शेखी बघारना बंद कर देगा। भीड़ में दो शीर्ष देवियां स्नेहा कपूर और अनन्या अय्यर ने सभी की प्रशंसा भरी निगाहों का आनंद लिया। वे दोनों जहां भी जाती हैं, ध्यान का केंद्र बन जाती हैं। उनके शरीर के चारों ओर एक प्रभामंडल होता है। उनके आसपास के लोगों ने उनके लिए जगह बनाने की पहल की। वे भीड़ के बीच में खड़ी थीं, ईर्ष्यालु चेहरों वाले लड़कों के एक समूह से घिरी हुई थीं। ऐसी देवी के बगल में खड़ा होना सम्मान की बात है। उन दोनों ने ध्रुव को देखा, उनके सुंदर और सुंदर चेहरों पर आश्चर्य की झलक थी। उनके लिए बाहर आकर उत्साह देखना दुर्लभ था और इस समय वे ये भी जानना चाहते थे कि ध्रुव सक्षम है या नहीं। अगर यह सच है तो ये बहुत शक्तिशाली है। अधिक से अधिक लोग देख रहे थे और जल्द ही इमारत की सभी कक्षाओं ने इसके बारे में सुना और चारों ओर इकट्ठा हो गए। इसने आसपास की कुछ इमारतों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। शिक्षण भवन में भी लोगों की भीड़ थी। स्कूल के आधे लोग चौंक गए और भाग गए। क्या आपने सुना? आज एक वरिष्ठ लड़के ने कहा कि वह 8 रोल्स रॉयस जुटा सकता है। वह भी ऊपर है। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन क्या हमारे स्कूल में ऐसा कोई अद्भुत व्यक्ति है? यह असंभव है। मुझे लगता है कि उनमें से अधिकांश डींग मार रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। किस तरह के छात्र और किस पृष्ठभूमि के व्यक्ति में ऐसी क्षमता हो सकती है? लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। चर्चा बाढ़ की तरह थी और पूरे शिक्षण भवन में शोर था। इशिता कपूर, वांग यफेरी, डेंगबो और स्कूल के अन्य लोगों ने भी यहाँ लोगों की भीड़ देखी और वे वहाँ आ गए। जब उन्होंने अपने आसपास के लोगों की टिप्पणियां सुनी तो वे भी बहुत हैरान हुए। ऐसी क्षमता किसमें हो सकती है? जल्द ही 10 मिनट से अधिक समय बाद जब कोई अधीर हो रहा था तो कुछ हुआ। पूरे स्कूल की जमीन हल्की हल्की हिलती हुई लग रही थी और हर कोई उत्सुकता से स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर देख रहा था। अध्याय 222 प्रतिस्पर्धा। इस समय हर कोई स्तब्ध था। सबने एक साथ अपनी आंखें मलीं। उन्हें संदेह था कि उनकी आंखें चौंधिया गई हैं। स्कूल के गेट पर काली परछाइयां हैं जो सुपर लग्जरी स्पोर्ट्स कारें निकलती हैं। अनगिनत कारों ने स्कूल के सामने सड़क को अवरुद्ध कर दिया। वे सभी डबल फ्लैश के साथ पंक्तिबद्ध होकर लंबी कतार की तरह स्कूल की ओर बढ़ीं। काफिला धीरे धीरे स्कूल में चला गया और तुरंत शिक्षण भवन की ओर 4 लेन में चलना शुरू कर दिया। सड़क पर मौजूद छात्र और कुछ शिक्षक ये दृश्य देखकर चौंक गए। ये किसकी व्यवस्था थी जो इतनी भयानक थी? शिक्षण भवन में मौजूद लोग पूरी तरह स्तब्ध थे। हर कोई निश्चल था और इस दृश्य को देख रहा था। हर एक की कीमत कई मिलियन या यहाँ तक कि 10 मिलियन है। पूरे स्कूल की सड़क पर कोई दूसरी कार नहीं थी और बाकी सभी कारें इस दृश्य को देखकर वापस मुड़ गईं और चली गईं। इसके बगल में छोटा सा चौराहा मर्सिडीज बेंज और BMW के कुछ शीर्ष मॉडलों द्वारा अवरुद्ध है। आम लोगों की नज़र में मर्सिडीज बेंज, ऑडी और BMW का उद्देश्य केवल चौराहे को अवरुद्ध करना है। विशाल परिसर के एवेन्यू पर ये अंतहीन कार सिलहुट धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे थे। शिक्षण भवन में हर कोई इस दृश्य को देख रहा था, इतना शांत कि आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। ध्रुव, येयूफेई और किरण जोशी के बगल में उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। कुछ ही दूरी पर स्नेहा कपूर और अनन्या अय्यर ने भी इस दृश्य को देखकर अपना मुंह खोला। भले ही उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रमुख है, लेकिन ऐसा धूमधाम और परिस्थिति कुछ ऐसा नहीं है जो वे आसानी से देख सकते हैं। शिक्षण भवन के नीचे इशिता कपूर, डेंगबो और ध्रुव के सभी सहपाठी भी हैरान थे। हर कोई इस दुर्लभ दृश्य की तस्वीरें लेने के लिए अपने मोबाइल फोन निकालने से खुद को रोक नहीं सका। ये बहुत चौंकाने वाला था। फिल्म के दृश्यों से भी ज्यादा चौंकाने वाला। निहारिका वर्मा जमीन पर गिर पड़ी। जिन लोगों ने पहले ध्रुव और येयूफेई का मजाक उड़ाया था, वे सभी काले पड़ गए और जमीन पर गिर पड़े। वे चौंक गए। ये गाड़ियां टैंकों की तरह धीरे धीरे चल रही थीं और सबकी नजरों के सामने उन्होंने शिक्षण भवन को देखा, जिसने नीचे सभी पार्किंग स्थलों पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, बाहर और भी पोर्श और फरारी हैं। अंदर पार्किंग की कोई जगह नहीं है और फरारी और पोर्श के पीछे एक लंबा काफिला है, जिनमें से प्रत्येक $1 मिलियन की लग्जरी कार है। नीचे शिक्षण भवन से लेकर स्कूल के बाहर सड़क तक छात्रों की कतार लगी हुई थी। इस समय पूरा लोंगहाई उबल रहा था और सभी छात्रों ने यह दृश्य देखा। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। सन्नाटे में ध्रुव धीरे धीरे बालकनी के पास खड़ा हो गया, बालकनी को पकड़े हुए। उसने सिगरेट जलाई और एक कश लिया। सब लोग कार से बाहर निकलो। शांत स्कूल में उसके शब्द बहुत स्पष्ट थे। जैसे ही शब्द निकले, नीचे की सभी कारों के दरवाजे एक साथ खुल गए। काले सूट पहने पुरुष एक एक करके नीचे उतरे। सभी सम्मानपूर्वक खड़े थे। अगले ही पल काले सूट पहने इन पुरुषों ने एक साथ अपना सिर उठाया, ध्रुव को देखा और एक साथ जोर से दहाड़ लगाए। मिस्टर ये, हम यहाँ हैं। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराया और थोड़ा सिर हिलाया। आम लोगों की नज़र में ऐसा भव्य वैभव उसकी नज़र में कुछ भी नहीं था। आखिरकार उसने पहले स्काई ब्रेकिंग आर्मी को नियंत्रित किया था और सैकड़ों हजारों सैनिकों का एक साथ दहाड़ना इससे कहीं ज्यादा शानदार था। इस दहाड़ ने वहां मौजूद सभी लोगों को लगभग डरा दिया। इशिता कपूर ने मिस्टर ये का नाम सुना। उसने ऊपर देखा और ध्रुव के सुंदर चेहरे को देखा और इशिता कपूर ने अचानक अपना मुंह खोला। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। ये वास्तव में ध्रुव के लिए है। हे भगवान, ध्रुव अब कितना भयानक है। ध्रुव ने इस समय धीरे से अपना सिर घुमाया। येयूफेई की कक्षा में पहले से मौजूद अजीब लोगों को देखा और शांति से कहा, क्या अब आप कुछ और कहना चाहते हैं? ध्रुव की आंखें इन लोगों के चेहरों पर घूम गईं। निहारिका वर्मा सहित इन लोगों ने शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया। उनके शरीर कांपने लगे और उनके दांत किटकिटा रहे थे। वे इस समय गहरे भय और विस्मय से भर गए थे और उनके सामने का दृश्य पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहा था कि ध्रुव की पहचान कितनी भयानक थी। उन्होंने पहले भी ध्रुव का बेशर्मी से मजाक उड़ाया था और यह पता चला कि वे जोकर थे। निहारिका वर्मा का पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था और वह सांस लेने के लिए जमीन पर गिर पड़ी। ध्रुव को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अगले ही पल वह वास्तव में चिल्ला उठी, ये युवा मास्टर, ये मैं गलत थी। मैं मरने लायक हूँ। मुझे तुम्हें नहीं उकसाना चाहिए था और मुझे तुम्हारी बहन को नहीं उकसाना चाहिए था। मैं मरने लायक हूँ। निहारिका वर्मा रोई और अपने चेहरे पर थप्पड़ मारे। हर थप्पड़ बेहद दर्दनाक था और उसका चेहरा जल्द ही सुअर के सिर में बदल गया। लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। वह वास्तव में डर गई थी। ध्रुव की ताकत के साथ एक बाल वास्तव में उसके 10 जीवन से भारी है। उसे वास्तव में पछतावा हुआ कि उसने ध्रुव को क्यों नाराज किया। ये देखकर कि ध्रुव अविचल था, निहारिका वर्मा सीधे जमीन पर गिर गई। हर बार जब वह घुटनों के बल बैठता तो एक धमाके की आवाज आती और जल्द ही उसका चेहरा खून से लथपथ हो जाता और आंसू बहते रहते। निहारिका वर्मा फूट फूट कर रोईं। ये डर का रोना था। कौन ऐसे आदमी से नहीं डरेगा जो उसे 1 मिनट में कुचल कर मार सकता है अगर वह उसे नाराज करे। उसके आसपास के सभी लोग स्तब्ध थे, आंखों में विस्मय के साथ ध्रुव को देख रहे थे। कुछ ही दूरी पर स्नेहा कपूर और अनन्या अय्यर की खूबसूरत आंखों में एक ही समय में एक अजीब रंग चमक रहा था और उनके मन में कुछ था। ध्रुव ने इधर उधर देखा और शांति से कहा, कई लोगों ने कहा कि मेरी कार दिखावे के लिए किराए पर ली गई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी किसने कहा? क्या आप खड़े हो सकते हैं? अचानक समूह में से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की और सभी ने निराशा में अपना सिर नीचे कर लिया। ध्रुव ने नजर घुमाई, यहाँ तक कि स्नेहा कपूर और अनन्या अय्यर ने भी ध्रुव की आंखों से थोड़ा परहेज किया।
वे भी ध्रुव की आंखों से डर गए। वैसे लाइव प्रसारण के दौरान जिन लोगों ने खाने पीने की बात की थी वे सभी आगे आ गए हैं। ध्रुव ने हल्के से कहा। अचानक भीड़ में शोर मच गया और चीख पुकार मच गई। वे लोग भागना चाहते थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि ध्रुव इस मामले को भूल जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बात सामने आएगी। सार्वजनिक रूप से मल खाना और पेशाब पीना, अगर आप वाकई ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भीड़ ने कई लोगों को बीच में दबा दिया। वे भागना चाहते थे लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे लोगों से घिरे हुए हैं और बिल्कुल भी भाग नहीं सकते। ध्रुव ने इन लोगों को देखा और शांति से कहा, आप प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं। कई लोग ध्रुव के सामने घुटने टेककर मायूसी से विनती करने लगे, मास्टर ये हम गलत थे, चलो आपको प्रणाम करते हैं, चलो आपको प्रणाम करते हैं, ठीक है। कई लोग तुरंत झुक गए और ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं बस अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देखना चाहता हूं कि आप कैसे खाते हैं। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके दिल निराशा से भर गए थे। ये मिस्टर ये हम चाहकर भी नहीं जा सकते, इतने सारे लोग हैं कि हम बाथरूम में भी नहीं घुस सकते। किसी ने अचानक कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये चीजें लाने में मदद करूंगा, बशर्ते तुम इन्हें खाओ। हाँ, मैं भी मदद कर सकता हूँ, मैं बस इन लोगों को खाते हुए देखना चाहता हूँ। किसी ने स्वेच्छा से कहा। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराया, तो जाओ इसे ले आओ और लाओ और इन लोगों को इसे खाने दो। ये सुनने के बाद कोई तुरंत नाक पकड़कर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह वीर्य से भरा एक बैग लेकर बाहर आया और दूसरा बैग पीले भूरे रंग के तरल से भरा था। बदबू का एक झोंका आया और लोगों के समूह ने तुरंत उल्टी कर दी, जबकि लड़कियां घिनौनी हो गईं, उत्सुकतावश उन्हें उल्टी आने लगी। और जब ये लड़के उल्टी करने ही वाले थे तो ध्रुव ने शांति से कहा, हमारे पास सामान है, हम शुरू कर सकते हैं। ये लड़के रोने वाले थे। वे जमीन पर घुटने टेक कर रो पड़े, मास्टर ये कृपया हमें छोड़ दें, हम आपसे विनती करते हैं, नहीं, खाओ। कई लोगों ने ध्रुव की ओर देखा, ठंडी और चिढ़ाने वाली आंखों को देखते हुए वे सभी जानते थे कि वे आज भाग नहीं सकते। ध्रुव ने शांति से कहा, अगर तुम नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चौथी मंजिल से नीचे फेंक दूंगा, तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। ये सुनकर कई लोग इसे और सहन नहीं कर सके, उन्होंने अपने हाथों से उस चीज को पोंछा और मतली और उल्टी के साथ इसे अपने मुंह में डाल लिया। फिर उबकाई के झोंके आए। ध्रुव इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। अपने हाथ की एक लहर के साथ भीड़ पीछे हट गई। ध्रुव ने एक हाथ से ये यूनिफी और दूसरे हाथ से किरण जोशी को पकड़ लिया और सबके देखते हुए वहां से चला गया। बचे हुए लोगों ने फिर से उल्टी की और उनमें से एक मतली से बेहोश हो गया। गलियारे में बचे कुछ लोग इन घिनौने दृश्यों में रुचि रखते थे और इन लड़कों को लोगों के एक समूह को खाते हुए देखना आश्चर्यजनक था। जब सभी चले गए तो मृत व्यक्ति ने पागलों की तरह उल्टी की और फिर उसकी सभी आंखें काली हो गईं और वह मतली से कोमा में चला गया। ध्रुव दो लड़कियों के साथ नीचे चला गया और सभी ने उसे जिज्ञासा, प्रशंसा और प्रशंसा के साथ देखा। ध्रुव सबके देखते हुए पोष में बैठ गया और फिर उसके हाथ की एक लहर के साथ उसके पीछे की सभी गाड़ियां चली गईं। जब इशिता कपूर ने यह दृश्य देखा तो उसने अपने होंठ काटे और सिर जलाते हुए पोष की ओर चली गई। जब ध्रुव ने इशिता कपूर को देखा तो वह दंग रह गया, तुम यहाँ क्यों हो? सुजुएदाई ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कहा, तुमने मुझे स्कूल में क्यों नहीं बताया? ध्रुव ने शांति से कहा, मैं अपनी बहन को शो देखने के लिए ले जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या कुछ ठीक है? जब इशिता कपूर ने यह सुना तो वह थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मैं भी जा रही हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? ध्रुव ने दरवाजा खोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। इशिता कपूर यात्री सीट पर नहीं बैठी बल्कि दोनों लड़कियों के साथ पीछे की सीट पर बैठ गई। ये यूं ही मुस्कुराई, बहन इशिता कपूर, बहुत दिनों से नहीं देखी। इशिता कपूर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वाकई बहुत समय हो गया है, पिछले कुछ सालों में तुम बहुत बदल गई हो। कोई बात नहीं, बहन इशिता कपूर पहले की तरह ही खूबसूरत हैं। ये यूफी को नहीं पता था कि उसके भाई और इशिता कपूर के बीच क्या चल रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कोई भावना नहीं दिखा सकी। कार में इशिता कपूर ने डरते हुए पूछा, ध्रुव, क्या तुम ही थे जिन्होंने अभी उन कारों को बुलाया था? ध्रुव ने गुनगुनाया और सिर हिलाया, हाँ। इशिता कपूर ने अपना छोटा सा मुंह खोला और ध्रुव को गहराई से देखा। आज का ध्रुव सचमुच उसकी कल्पना से परे है, लेकिन उसी समय मैंने अपने दिल में धीरे से आह भरी। अब जब यह आदमी इतना अच्छा है तो उससे थोड़ा प्यार पाना मेरे लिए वाकई एक विलासिता है। स्टेडियम की ओर जाते समय ध्रुव ने अपने सामने सड़क पर एक महिला को देखा। महिला की पीठ आकर्षक थी, उसके रेशमी काले बाल उसकी कमर तक फैले हुए थे और उसके पतले काले मोजे ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। जैसे ही वह करीब गया उसने उत्सुकता से महिला के प्रोफाइल पर नजर डाली। अगले ही पल उसने निर्णायक रूप से ब्रेक लगाया और कार महिला के बगल में मजबूती से रुक गई। महिला का सुंदर चेहरा आश्चर्यचकित था, जबकि ध्रुव कार में मुस्कुराया, शिक्षक वांग, क्या आपको अभी भी मेरी याद है? यह महिला डॉक्टर कविता राव हैं, जो पहले ध्रुव की गुरु थी और अब ये यूफी की गुरु हैं। डॉक्टर कविता राव केवल 28 साल की हैं, लेकिन उनके पास पहले से ही डॉक्टरेट है और वे स्कूल में काम करती हैं। उन्हें निजी तौर पर छात्रों के बीच लोंगहाई विश्वविद्यालय की सबसे खूबसूरत महिला शिक्षिका भी कहा जाता है। इस समय डॉक्टर कविता राव ने एक सफेद शर्ट पहन रखी थी और उसके नीचे उसके कामुक स्तन स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। नीचे एक काले रंग की नितंब ढकने वाली छोटी स्कर्ट थी। उसके नितंब बहुत सुंदर और बेहद आकर्षक थे। स्कर्ट के नीचे दो पतले काले रेशमी पैर थे। विशेष रूप से इस पोशाक ने डॉक्टर कविता राव में आकर्षण और प्रलोभन की भावना को जोड़ा और ध्रुव के दिल की धड़कन को भी बढ़ा दिया। 3 साल पहले डॉक्टर कविता राव अभी भी कैंपस शैली में कपड़े पहनती थी और वह अभी भी युवा और सुंदर दिखती थी। अब डॉक्टर कविता राव ने एक दरबारी महिला की परिपक्व शैली को अपना लिया है। उनकी सुंदरता लुभावनी है, ये सुंदरता के लिए बस एक आपदा है। क्योंकि डॉक्टर कविता राव दयालु थी और उन्होंने स्कूल में उनकी मदद की थी, इसलिए ध्रुव पर उनका अच्छा प्रभाव था। डॉक्टर कविता राव भी जिम जाना चाहती थी, लेकिन उनके पास कार नहीं थी, इसलिए उन्हें पैदल जाना पड़ा। ध्रुव को देखकर डॉक्टर कविता राव के सुंदर और आकर्षक चेहरे पर पहले तो संदेह की झलक दिखी और अगले ही पल वह आश्चर्य से बोली, क्या तुम ध्रुव हो? ध्रुव मुस्कुराया और बोला, टीचर वांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी मुझे याद करोगे। क्या तुम जिम जाते हो या नहीं? ध्रुव अभी भी डॉक्टर कविता राव के प्रति बहुत सम्मानजनक और विनम्र था। जब ध्रुव स्कूल में ट्यूशन का खर्च नहीं उठा पाया तो डॉक्टर कविता राव ने उसे ट्यूशन का खर्च भी बढ़ा दिया। ये देखते हुए कि ध्रुव एक गरीब परिवार से आया था और मेहनती और अध्ययनशील था, डॉक्टर कविता राव ने शुरू में ध्रुव को ट्यूटर की नौकरी से परिचित कराया। अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो ध्रुव को कुछ काम दिया जाएगा और कॉलेज में प्रोजेक्ट से कमाए गए अधिकांश पैसे डॉक्टर कविता राव को दिए जाने चाहिए, लेकिन डॉक्टर कविता राव ने इसमें से कुछ भी नहीं लिया और सब ध्रुव को दे दिया। ध्रुव के दिल में निखिल सिन्हा उसके गुरु और उपकारकर्ता हैं। सौभाग्य से उस वर्ष डॉक्टर कविता राव थी, अन्यथा ध्रुव लगभग स्कूल छोड़ देता। इस समय डॉक्टर कविता राव को देखकर ध्रुव की आंखों में कृतज्ञता थी। डॉक्टर कविता राव से ध्रुव ने पूछा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी व्यायामशाला जाता हूँ। क्या आज कोई शो नहीं है? मैं एक नज़र देखना चाहता हूँ। आपने जो कहा वह ये है कि आप मेरे छात्र हैं?
बेशक मुझे आपकी याद है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आप कहाँ गए थे? मैंने आपको तब से क्यों नहीं देखा? ध्रुव के अचानक गायब होने से कई लोग चौंक गए और डॉक्टर कविता राव को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता था। उसने इसके बारे में पूछा भी, लेकिन ध्रुव के बारे में कोई खबर नहीं थी। एक अच्छा छात्र रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिसने डॉक्टर कविता राव को लंबे समय तक दुखी कर दिया। वह इस समय ध्रुव को फिर से देखकर और ध्रुव को इतनी अच्छी कार चलाते हुए देखकर भी बहुत खुश थी। वह एक पल के लिए यकीन नहीं कर पाए। ध्रुव ने ईमानदारी से कहा, शिक्षक वांग, कृपया कार में बैठ जाइए। हम भी व्यायामशाला जा रहे हैं। व्यायामशाला से अभी भी कुछ दूरी है, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। डॉक्टर कविता राव थोड़ी झिझकती हुई दिखी। ध्रुव मुस्कुराए और बोले, चलो शिक्षक वांग, क्या आप अभी भी शर्मिंदा हैं? डॉक्टर कविता राव का सुंदर चेहरा लाल हो गया। वह मुस्कुराई, अपनी जीभ बाहर निकाली और यात्री सीट पर बैठ गई। जब उसने ये यूनफेई और इशिता कपूर को पिछली सीट पर देखा तो वह और भी हैरान हो गई। ये यूनफेई भी उसकी छात्रा थी, जैसा कि इशिता कपूर थी, और वे तुरंत बातचीत करने लगे। ध्रुव ने इन लोगों को देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुराया, फिर डॉक्टर कविता राव की ओर देखा। वह सोच रहा था कि बाद में डॉक्टर कविता राव की मदद करनी चाहिए या नहीं, लेकिन अब वह डॉक्टर कविता राव को सिर्फ एक शब्द से लगातार कई स्तरों पर अपग्रेड कर सकता था। अगर वह चाहते तो डॉक्टर कविता राव के लिए इस प्रमुख विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनना मुश्किल नहीं होता। बस जब उन्होंने ये सोचा, डॉक्टर कविता राव मुस्कुराई और बोली, ध्रुव शिक्षक, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप अब इतनी अच्छी कार चलाएंगे। क्या आपने पिछले कुछ वर्षों में बाहर बहुत पैसा कमाया है? ध्रुव मुस्कुराया और दूसरी लड़कियां अजीब लग रही थीं। डॉक्टर कविता राव ने शायद पहले स्कूल से लग्जरी कारों का बेड़ा नहीं देखा था। इतना ही नहीं, इशिता कपूर को शक था कि क्या ध्रुव अब लोंगहाई में सबसे अमीर आदमी है। ध्रुव थोड़ा मुस्कुराया, मैंने बाहर कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करके कुछ पैसे कमाए हैं। डॉक्टर कविता राव ने भावुक होकर कहा, उस समय स्कूल में मुझे पता था कि आपका भविष्य निश्चित रूप से होगा, और अब ऐसा लगता है कि आपका भविष्य है। ध्रुव मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर कविता राव की ओर देखा, जो इस समय उसकी ओर देख रही थीं। दोनों ने एक दूसरे को एक क्षण के लिए देखा और डॉक्टर कविता राव ने बिना किसी कारण के अपने हाथ कस लिए और उनके चेहरे पर घबराहट की लाली छा गई। वह ध्रुव से केवल 3 या 4 साल बड़ी है। अब जबकि ध्रुव इतना सुंदर है और उसकी आभा बहुत तेज है, साथ ही धन का आशीर्वाद भी है, ध्रुव अपने स्वभाव का एक ऐसा संकेत प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सकता जो महिलाओं को परेशान करता है और अभिनय करता है। डॉक्टर कविता राव वास्तव में थोड़ी शर्मीली और थोड़ी शर्मिंदा थीं। ध्रुव ने ये सब नोटिस नहीं किया और जल्दी से पार्किंग की ओर चला गया। जैसे ही उसने कार पार्क की, कई लोग कार से बाहर निकल आए। इस समय व्यायामशाला पहले से ही भीड़भाड़ वाली थी और कई लोग पहले ही आ चुके थे। इंटरनेट सेलिब्रिटी और कुछ गायक बैक स्टेज तैयारी कर रहे थे और छात्रों के बड़े समूह स्टेडियम में उमड़ पड़े। कुछ लोग अंदर जाने वाले ही थे कि अचानक उनके बगल से एक आवाज आई, ज़ियाओयान, तुम यहाँ पैदल नहीं आए, तुम किसी और के साथ गाड़ी क्यों चलाकर आए? जब कई लोगों ने ये सुना तो वे सब देखने लगे और ध्रुव भी देखने लगा। ये 20 साल का एक आदमी है जो शिक्षक जैसा दिखता है। वह चश्मा पहनता है और विनम्र है। जब डॉक्टर कविता राव ने इस आदमी को देखा तो वह तुरंत मुस्कुराई और बोली, शिक्षक फैंग, मैं अभी सड़क पर कुछ छात्रों से मिली थी और मैं उनके साथ चली आई। ऐसा कहने के बाद डॉक्टर कविता राव उस आदमी के पास गई। ध्रुव और अन्य लोगों से कुछ शर्मीली मुस्कान के साथ परिचय कराया और कहा, यह मेरा प्रेमी शिक्षक आदित्य बंसल है। वह लोंगहाई विश्वविद्यालय में भी पढ़ाता है। आदित्य बंसल ने सिर हिलाया और ध्रुव और अन्य लोगों की ओर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी सख्त थी। ध्रुव ने अपनी बाहें उठाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर कविता राव एक खूबसूरत शिक्षिका का कोई साथी होगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि दोनों अभी अभी मिले हैं और वे स्पष्ट रूप से अभी तक एक दूसरे से बहुत परिचित नहीं थे, क्योंकि उसने डॉक्टर कविता राव के चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी देखी। ये स्पष्ट रूप से एक ऐसा भाव है जो केवल उन प्रेमियों के चेहरों पर दिखाई देता है जो कुछ ही दिनों से साथ हैं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते टीचर फैंग, हम अभी अभी टीचर वांग से सड़क पर मिले थे, इसलिए हम उन्हें यहाँ ले आए। आदित्य बंसल ने आंखें मूंद लीं, ध्रुव को सिर से पैर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम स्कूल में छात्र हो? तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी कार चलाते हो, तुम घर पर क्या करते हो? ये वाक्य जाहिर तौर पर थोड़ा आक्रामक है। बाहर कोई कैसे पूछ सकता है कि परिवार क्या करता है? डॉक्टर कविता राव ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ऐसा सवाल पूछना अनुचित था, इसलिए उन्होंने बात को शांत किया और मुस्कुराते हुए कहा, टीचर फैंग, शो जल्द ही शुरू होने वाला है, चलो पहले अंदर चलते हैं। आदित्य बंसल ने डॉक्टर कविता राव को अनदेखा किया, लेकिन भौहें सिकुड़कर ध्रुव को घूरते रहे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और वह वास्तव में आदित्य बंसल की अपने प्रति शत्रुता को भांप सकता था। उसने कुछ नहीं किया तो आदित्य बंसल उससे इतना दुश्मनी कैसे कर सकता है? इस समय उसने आदित्य बंसल के बगल में खड़ी कार को देखा जो ऑडी HR थी और अचानक कुछ समझ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आदित्य बंसल खुद को पोष में डॉक्टर कविता राव को चलाते हुए देखकर दुखी हो गया हो? आदित्य बंसल को इस तरह देखकर ध्रुव के दांत थोड़े खुजलाने लगे। अब ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उससे इस तरह बात करने की हिम्मत रखते हैं। अगर डॉक्टर कविता राव की खातिर नहीं होता तो ध्रुव अभी आदित्य बंसल के मुंह पर थप्पड़ मार देता, जिससे वह ऐसा अपमानजनक सवाल पूछ लेता। लेकिन आखिरकार वह डॉक्टर कविता राव को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता था। ध्रुव ने शांति से कहा, शिक्षक फैंग, मैं व्यवसाय में हूँ, इसलिए मैं इसका खुलासा नहीं कर सकता। नाम के लिए बस शिक्षक वांग से पूछो। ये कहने के बाद ध्रुव रुकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सिल्विया यूनफेई, इशिता कपूर, गोवान्या और अन्य लोगों को व्यायामशाला की ओर ले गया। कुछ लोगों के चले जाने के बाद आदित्य बंसल का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। डॉक्टर कविता राव ने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा, शिक्षक फैंग, आपको क्या हो गया है? आदित्य बंसल ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री वांग, मैंने आपको पहले ही लेने के लिए कहा था और आप सहमत नहीं हुए और कहा कि आप खुद ही चले जाएंगे। क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? क्या आप इस पोस्ट को बनाना चाहते हैं? वास्तव में ये करोड़पति कार मेरी कार से बहुत बेहतर है। डॉक्टर कविता राव का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, शिक्षक फैंग, आपने गलत समझा। मुझे चिंता थी कि आप व्यस्त होंगे और अपना समय लेंगे और यह बहुत दूर नहीं था, इसलिए मैं चलना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से वे भी रुक गए और मेरा पीछा किया। ये छात्र की कार है। डॉक्टर कविता राव को इस समय थोड़ा दुख हुआ। वह और आदित्य बंसल सिर्फ एक हफ्ते से साथ थे। आदित्य बंसल इस दौरान खुद का ख्याल रख रहा था, मदद मांग रहा था और लगातार खुद को आगे बढ़ा रहा था। डॉक्टर कविता राव को इतने सालों से प्यार नहीं हुआ था और चूंकि आदित्य बंसल उनकी बहुत परवाह करता था और सोचता था कि आदित्य बंसल एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसने आदित्य बंसल को आजमाने का फैसला किया। उसे आदित्य बंसल के बारे में अच्छी धारणा थी, इसलिए दोनों साथ रहने लगे। लेकिन आदित्य बंसल ने अभी जो कहा उससे वह चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य बंसल ये शब्द कहेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य बंसल अपने बारे में ऐसा सोचेगा। उसे अचानक लगा कि उसने आदित्य बंसल को गलत समझा था। पता चला कि जिस आदमी को वह पसंद करती थी उसके मन में ऐसे ही विचार थे।
अचानक डॉक्टर कविता राव की आंखों के घेरे थोड़े लाल हो गए और उनकी आंखें गहरी शिकायत और उदासी से भर गईं। आदित्य बंसल ने भी महसूस किया कि अभी जो उन्होंने कहा उसमें कुछ गड़बड़ थी और तुरंत अपना चेहरा बदलकर मुस्कुराते हुए कहा, टीचर वांग, मैंने तो आपसे मजाक किया था, बुरा मत मानना। अपनी बात खत्म करने से पहले डॉक्टर कविता राव ने आदित्य बंसल को ठंडी निगाह से देखा, फिर मुड़कर व्यायामशाला की ओर चल दी। अरे टीचर वांग, मेरा इंतजार करो। आदित्य बंसल ने डॉक्टर कविता राव का पीछा किया और जाने से पहले ध्रुव की कार को ठंडी निगाह से देखा। अरे ये तो सिर्फ पोश है। देखो तुमने मुझे क्या दिया है। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी सारी पोश तोड़ दूंगा। आदित्य बंसल ने नाक सिकुड़ी और चले गए। स्वाभाविक रूप से उनमें आत्मविश्वास था। चूंकि आदित्य बंसल की पृष्ठभूमि है, इसलिए उनकी पृष्ठभूमि लोंगहाई विश्वविद्यालय के सबसे बड़े अध्यक्ष की है, जो दूर से उनके चाचा लगते हैं। यहाँ ध्रुव, येयूफेई, इशिता कपूर, गुवान्या और अन्य लोग व्यायामशाला में पहुंच चुके हैं। विशेष पदों की व्यवस्था की गई है और कई लोग निर्धारित सीटों पर बैठते हैं। ध्रुव बीच में बैठे, येयूफेई और किरण जोशी बाईं ओर, इशिता कपूर दाईं ओर और कई लोग एक साथ बैठे। ध्रुव को इन गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये पूरी तरह से ध्रुव ही था जिसने उन्हें यहाँ बुलाया था। लेकिन इशिता कपूर, येयूफेई और अन्य लोग अलग हैं। सुजुएजियाओ का चेहरा भी उत्साह से भरा हुआ है और उसकी आंखें भी उत्साह से भरी हुई हैं। ध्रुव ने इशिता कपूर की ओर देखा और कहा, क्या आज आपकी मूर्ति यहाँ है? आप बहुत उत्साहित दिख रही हैं। इशिता कपूर मुस्कुराई, नहीं, मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। तो आप खुश क्यों दिख रहे हैं? इशिता कपूर की आंखें गहरी थीं। उसने ध्रुव की ओर देखा और धीरे से कहा, क्योंकि यह पहली बार है जब हम एक साथ ऐसा संगीत कार्यक्रम देखने आए हैं। ध्रुव दंग रह गया। उसने अपनी नाक को छुआ और कुछ नहीं कहा। डॉक्टर कविता राव भी कुछ ही दूरी पर बैठ गईं। ध्रुव ने डॉक्टर कविता राव को देखा और दूर से डॉक्टर कविता राव को हाथ हिलाया। डॉक्टर कविता राव ने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। अगले ही पल उसने देखा कि आदित्य बंसल डॉक्टर कविता राव के बगल में बैठा है और ठंडी निगाहों से देख रहा है। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी। धिक्कार है, इस आदित्य बंसल की उसके बारे में वाकई राय थी। ध्रुव भी अब थोड़ा दुखी था। आखिर उसे डॉक्टर कविता राव को मुंह दिखाना था, इसलिए ध्रुव ने उसका गुस्सा बर्दाश्त किया। मंच पर कई तरह की सुविधाएं तैयार की गई हैं। लिंकीर और दूसरे लोग आ चुके हैं, लेकिन वे सभी बैकस्टेज तैयारी कर रहे हैं। ध्रुव ने अपने हाथ रगड़े, लेकिन उसने लिंकीर को बहुत दिनों से नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि अब वह कैसी है। उसकी असली मंगेतरों में मीरा और लिंकीर शुरू में सबसे आम लोगों की तरह थीं। उसे हमेशा इन दोनों लोगों के बारे में अच्छी धारणा थी। एक पल रुकने के बाद ध्रुव अस्थिर होकर खड़ा हो गया। इशिता कपूर ने बगल से पूछा, कहाँ जा रहे हो? बाथरूम में जाकर सिगरेट पी लो। इशिता कपूर ने अपने होंठ काटे, आप कम धूम्रपान करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ध्रुव रुका, इशिता कपूर की ओर देखा और कार्यक्रम स्थल से जाने के लिए मुड़ा। ध्रुव ने खुद भी ध्यान नहीं दिया कि वांग यीफेई इस समय कार्यक्रम स्थल पर थे और ध्रुव के आने के बाद से ही ध्रुव पर ध्यान दे रहे थे। वह भी चौंक गई और उसने सुना कि ध्रुव ही वह व्यक्ति था जो आज काफिला स्कूल लेकर आया था। वह मूल रूप से ध्रुव के साथ संबंध बनाना चाहती थी, इसलिए वह ध्रुव के स्कूल से जाने के बाद से ही उसका पीछा करती रही। ध्रुव को अकेले बाथरूम में जाते देख वांग यीफेई ने अपने पैर पटके उठकर बाथरूम की ओर चल दी। वांग यीफेई ने बाहर आते ही कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसने लो कट सस्पेंडर बेल्ट पहनी थी, जिससे उसकी नाजुक सफेद कॉलरबोन दिखाई दे रही थी और उसके नाजुक स्तन चलते समय काम रहे थे। स्लिंग बहुत छोटा था, जांघ जितना छोटा, जिससे नीचे की पतली और आकर्षक टांगें दिखाई दे रही थीं। खूबसूरत टांगों को मोज़ों में लपेटा गया है और पोनी बूट पहने हुए हैं। हॉट और आकर्षक फिगर कई पुरुषों को ईर्ष्यालु बनाता है। इसके अलावा वांग यीफेई बहुत आकर्षक और सुंदर थी, इसलिए वह ध्रुव के पीछे सीधे बाथरूम में चली गई। बाथरूम पुरुषों और महिलाओं द्वारा मिश्रित उपयोग के लिए एक अलग कंपार्टमेंट है। चूंकि आज महत्वपूर्ण मेहमान आए हुए हैं, इसलिए वातावरण बहुत साफ है। ध्रुव को एक कक्ष में जाते हुए देखकर वांग यीफेई ने अपने दांत पीस लिए, जबकि वहां कोई नहीं था और ध्रुव के दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अचानक वह अंदर घुस गई। ध्रुव उलझन में था। कंपार्टमेंट बड़ा नहीं था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग यीफेई अंदर आ जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही उसने पानी छोड़ने के लिए दरवाजा खोला, वांग यीफेई ने अपनी आंखें नीचे की और ध्रुव की चीजों पर नजर डाली। वह चौंक गई और उसका शरीर कांप उठा, जैसे कि उसमें से बिजली का कट गुजर रहा हो। ध्रुव, ये वास्तव में इतना आसान नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी। वांग यीफेई की आंखें धुंधली हो गईं। उसने ध्रुव की छाती पर हाथ रखा, अपनी उंगलियों से घेरे बनाए और चिढ़ाते हुए कहा, बेशक मैं तुम्हें खोजने आई हूँ टिल्डर। ये कहने के बाद वह ध्रुव के कान के पास आए। उसकी गर्म सांस ध्रुव के कान के लोब से टकराई और वह फुसफुसाई, क्या तुम इसे चाहते हो? अध्याय 224 वांग यीफेई का प्रलोभन। वांग यीफेई का शरीर ध्रुव के करीब था और मुद्रा इतनी स्पष्ट थी, ध्रुव एक नजर में वांग यीफेई के सामने नाजुक और सीधी आकृति को देख सकता था। ध्रुव ने मुश्किल से निगलते हुए कहा, आप दिन के उजाले में क्या कर रहे हैं? वांग यीफेई के चेहरे पर एक लाली दिखाई दी। उसके लाल होंठ ध्रुव के कानों और गर्दन के करीब थे और उसकी गर्म सांस ध्रुव के कानों पर बह रही थी। मुझे तुम्हारी याद आती है ना? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वांग यीफेई के लाल होंठों ने धीरे से ध्रुव के कान के लोब को छुआ। ध्रुव का शरीर अचानक कांप उठा। वांग यीफेई की आंखें घूम गईं। वह मुस्कुराई और ध्रुव की गर्दन के पास आए और फिर उसे धीरे से चूमा। इससे ध्रुव को खुजली और बेचैनी होने लगी। बाहर पदचिह्न थे। वांग यीफेई ने अपने लाल होठों को मोड़ा और मोहक ढंग से कहा, क्या आप घबराए हुए हैं? ध्रुव ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए अपने हाथों को वांग यीफेई की कमर के चारों ओर विनम्रता से लपेटा और दुष्टता से मुस्कुराया, आप अनुमान लगाते हैं? वांग यीफेई ने एक मीठी चीख निकाली। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया, शर्म और आकर्षण से भरा हुआ। उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव इतना बोल्ड होगा। ध्रुव ने दुष्टता से मुस्कुराया और हिलना शुरू कर दिया। क्या? वांग यीफेई के गले में एक बड़बड़ाहट थी। उसका शरीर शिथिल हो गया और वह शर्मिंदगी की स्थिति में ध्रुव की बाहों में गिर गई। उसका चेहरा शर्मिंदगी और कोमलता से लाल हो गया। घृणित, तुम बहुत बुरे हो। वांग यीफेई की आवाज बिल्ली के पंजे जैसी थी। मुझे कहना होगा कि वांग यीफेई वास्तव में एक सुंदर महिला है। बहुत बढ़िया। ध्रुव के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उभरी। तुम यहाँ मुझे बहकाने आए हो, भले ही तुम्हारी इतनी कम क्षमता हो। तुम्हें आने के लिए किसने कहा? वांग यीफेई ने अपने होंठ काटे, अपनी नम आंखें झपकाईं और कहा, मुझे किसी ने आने के लिए नहीं कहा, मैं खुद तुम्हारे पास आई हूँ। बेईमान, तुम पिटाई के लायक हो। वांग यीफेई के खूबसूरत नितंब पर एक हथेली का थप्पड़। वांग यीफेई ने कहा और फूलों की शाखाएं कांप उठीं। यह एहसास वास्तव में थोड़ा रोमांचक था, जिससे उसका शरीर गर्म हो गया। खत्म होने से पहले ध्रुव के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी और उसके हाथ एक डाकू की तरह हमला कर रहे थे। मत करो, उफ। वांग यीफेई ने बड़बड़ाया। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसने स्कर्ट पहनी हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपना बचाव नहीं कर सकी और उसका दिमाग तुरंत खाली हो गया। यह एहसास उसे डूबता और मोहित करता है, लेकिन एक पल के लिए वांग यीफेई को लगा जैसे वह गिर गई है, जैसे वह सुगंधित पसीने से लथपथ पानी से बाहर आई है।
यहाँ तक कि उसका छोटा सा चेहरा भी सुगंधित पसीने से भीगा हुआ था और उसके गोरे और गुलाबी चेहरे पर बालों का एक गुच्छा चिपका हुआ था। ध्रुव की आंखें उदासीन हो गईं। उसने वांग यफेई को देखा और फिर शांति से कहा, मुझे बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। वांग यफेई टॉयलेट सीट पर बैठी अपने लाल होंठों को काट रही थी और उसकी आंखें धुंधली दिख रही थीं। वह ध्रुव से अभिभूत थी और शर्माते हुए बोली, नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, मैं बस तुम्हें ढूंढना चाहती हूँ। ईमानदारी से, मैं देख रहा हूँ कि तुम अमीर हो, इसलिए मैं तुम्हारा अनुसरण करना चाहता हूँ। ध्रुव ने शांति से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा अनुसरण करने के योग्य हो। वांग यफेई ने मुंह बनाया और कहा, मुझे पता है कि मैं योग्य नहीं हूँ। तुम इतने अमीर और शक्तिशाली हो और तुम्हारे आसपास निश्चित रूप से महिलाओं की कमी नहीं है। यहाँ तक कि इशिता कपूर भी एक शीर्ष सुंदरी है, लेकिन क्या। वांग यफेई अचानक आकर्षक ढंग से मुस्कुराया और ध्रुव के कान में फुसफुसाया, आप कर सकते हैं। मुझे अपने गुस्से को बाहर निकालने के साधन के रूप में उपयोग करो। तुम मेरे पास कभी भी कहीं भी आ सकते हो। मुझे तुम्हारे लिए जिम्मेदार होने की आवश्यकता नहीं है और मैं तुम्हारे जीवन में खलल नहीं डालूंगा। ध्रुव ने शांति से कहा, तुम कितने पुरुषों के साथ सो चुकी हो। 100 नहीं तो 80 तो होंगे ही, है ना। वांग यफेई ने तुरंत अपनी गुलाबी मुट्ठी भींची और गुस्से से चिल्लाई, क्या मैं तुम्हारी नज़र में ऐसी ही महिला हूँ। नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं मानती हूँ कि मैं चुलबुली हूँ, लेकिन मैं इतनी गंदी भी नहीं हूँ, है ना। मैं 2 अमीर दूसरी पीढ़ियों के साथ सो चुकी हूँ और यह सब पैसे के लिए था। कई बॉस भी थे जो मेरा साथ देना चाहते थे, लेकिन मैं कभी सहमत नहीं हुई। मैं पुरुषों को लुभाती हूँ, मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। पुरुषों को फोन काटना पड़ता है। ध्रुव मुस्कुराया। वांग यफेई ने शर्मिंदगी में कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मुझ पर बिजली गिरेगी और मैं मर जाऊंगी। मुझे यह मत बताओ, कॉन्सर्ट बाद में शुरू होगा। अगर तुम पाते हो तो जल्दी करो। वांग यफेई ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं आपकी जिम्मेदारी के बिना या कुछ भी दिए बिना आपका गुलाम हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप अमीर और शक्तिशाली हैं। आप सिर्फ एक वाक्य से मेरा जीवन बदल सकते हैं। क्या ये कारण पर्याप्त है? ध्रुव विचारशील लग रहा था। ये पर्याप्त लगता है। वांग यफेई फिर से अजीब तरह से मुस्कुराया। ईमानदारी से कहूं तो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था। टिल्ड। ध्रुव की आंखें ठंडी हो गईं। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वांग यफेई ने ध्रुव के कंधे पर अपना हाथ रखा। इसे समझो टिल्ड, बस मेरी बात सुनो और मैं तुम्हें सहज महसूस कराऊंगा। टिल्ड। ध्रुव के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब लोग मुझे धमकी देते हैं। क्या मैं आपकी बात सुनता हूँ? ये और भी असंभव है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ध्रुव भयंकर रूप से मुस्कुराया। उसकी आंखों में खून की एक लकीर दिखाई दी और वांग यफेई की गर्दन पर चुटकी ली। वांग यफेई के चेहरे पर डर के भाव थे और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, ध्रुव ने उसका सिर सीधे नीचे दबा दिया। वांग यफेई स्तब्ध रह गई। वह नीचे बैठ गई, अपनी पलकें उठाईं और ध्रुव की ओर देखा और दुखी होकर बोली, अगर मैंने पहले ही मना कर दिया होता तो बेहतर होता। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती थी, बस मुझे झटका लगा। वांग यफेई बोलते हुए नीचे बैठ गई और अपना गुलाबी मुंह खोलने की पहल की। इस दौरान वांग यफेई ने अपनी पलकें उठाईं, ध्रुव को मोहक नजर से देखा और सेवा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, संतुष्ट। ध्रुव की आंखों में लाल रोशनी की किरण दिखाई दी और वह दुष्टता से मुस्कुराया, अब मेरी बारी है। वह एक आदमी है, संत नहीं। उसने सीधे वांग यफेई को उठा लिया। वांग यफेई का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। ये जानते हुए कि क्या होने वाला था, उसने उसे वापस मोड़ने की पहल की। लेकिन एक पल के लिए वांग यफेई का शरीर समुद्र में तूफान में एक छोटी नाव की तरह था, लहरों की बेरहमी से मार खाते हुए। आखिरकार संगीत समारोह शुरू होने वाला था और ध्रुव कार्यक्रम स्थल में चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वांग यफेई भी अंदर आ गई, लेकिन उसका चलने का तरीका थोड़ा अजीब था। उसके सुंदर चेहरे पर लाली अभी भी थी। उसे बस इतना पता है कि आज एक आदमी क्या होता है। ध्रुव की पीठ को देखते हुए वह पूरी तरह से जीत गई थी। भले ही उसे अब ध्रुव के लिए मरने के लिए कहा जाए। जल्द ही शो आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। कई इंटरनेट हस्तियां पहले कुछ गाने गाने के लिए बाहर आई और कई लोग नीचे चिल्लाए। ध्रुव ने यह भी पहचाना कि मंच पर कई खूबसूरत महिलाएं वही थीं जिन्हें वह अक्सर वीडियो देखते समय देखता था। उसे पहले इस इंटरनेट सेलिब्रिटी के बारे में अच्छी धारणा थी, क्योंकि वह वीडियो में एक साधारण और सुंदर लड़की थी। लेकिन उसने वांग यफेई से सुना कि यह तथाकथित इंटरनेट सेलिब्रिटी वास्तव में बाकी की तुलना में अधिक चंचल है। प्रत्येक के पीछे 2 या 3 वित्तीय समर्थक और शीर्ष भाई हैं। विशेष रूप से यह बेहद खूबसूरत करोड़पति इंटरनेट सेलिब्रिटी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 23 साल की उम्र में ही स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। इंटरनेट पर व्यक्तित्व एक महिला कॉलेज की छात्रा का है, मासूम और अज्ञानी, और वह अक्सर स्कूल के बारे में कुछ मजेदार चुटकुले पोस्ट करती है। लेकिन वास्तव में जब वह 16 साल की थी तब से उसका पालन पोषण किया जा रहा है, और जब वह कॉलेज में थी तब उसने पूरे देश में उड़ान भरी थी। ध्रुव थोड़ा भावुक होने से नहीं बच सका। नीचे छात्रों के उत्साहित भावों को देखकर ध्रुव ने भी आह भरी। ये समाज वास्तव में अराजकता में है। कुछ पहली पंक्ति की इंटरनेट हस्तियों के दिखाई देने के बाद दिग्गज दिखाई दिए। मंच की सभी लाइटें बुझ गईं। फिर एक स्पॉटलाइट मंच के केंद्र में आ गई। ध्रुव ने मंच पर सुंदर आकृति को देखा और अपनी बाहें उठाईं। लिनकीर दिखाई दी। अचानक स्टेडियम उत्साह से भर गया। लिनकीर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहन कीर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए मरना चाहता हूँ। अपने आसपास के लोगों की चीखें सुनकर ध्रुव ने अपनी नाक को छुआ और यह नहीं जान पाया कि हंसे या रोएं। लिनकीर ने मंच पर बेजेंटिक स्टाइल की स्लीवलेस लंबी ड्रेस पहनी हुई थी और उनका फिगर बहुत लंबा था। उसके काले बाल चांदी के हेयरपिन से बंधे हुए हैं और उसका सुंदर अंडाकार चेहरा और नाजुक चेहरे की विशेषताएं ऐसी हैं जैसे कि उन्हें भगवान ने उकेरा हो। वह रोशनी में एक परी की तरह सुंदर लग रही है। ध्रुव भी थोड़ा हैरान था। लिनकीर वास्तव में असाधारण रूप से सुंदर है। वे पिछले 10 लाख इंटरनेट हस्तियां पहले से ही काफी सुंदर थीं। लेकिन जब लिनकीर के साथ तुलना की गई तो वह तुरंत अश्लील हो गया। लिनकीर ने मुस्कुराते हुए नीचे लोगों का अभिवादन किया और फिर गाना शुरू कर दिया। मुझे कहना होगा कि लिनकीर बहुत सक्षम है और दृश्य में उनके प्रदर्शन ने उनके कूल्हों को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया। ध्रुव ने मंच पर लिनकीर को मुस्कुराते हुए देखा। वह उस दृश्य के बारे में सोचकर हंसना चाहता था जहां लिनकीर को उसने नीची नजर से देखा था और कहा था कि वह उसकी औरत है। लोगों को परखने का उसका अपना तरीका है। लिनकीर से बातचीत करने के बाद वह महसूस कर सकता है कि लिनकीर काफी मासूम है। इस समय लिनकीर ने कुछ नोटिस किया और इधर उधर देखा। उसने तुरंत भीड़ में ध्रुव को देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास का भाव दिखाई दिया। उसे यहाँ ध्रुव को देखने की उम्मीद नहीं थी। वह बहुत स्थिर होकर गा रही थी, लेकिन इस पल उसकी आवाज कांप रही थी। ध्रुव ने लिनकीर को आंख मारी और मुस्कुराया। लिनकीर ने कुछ समझा और उत्साह को सहन करते हुए पहले गाना खत्म करने का फैसला किया। बगल में ये यूनफेई ने कहा, भाई लिनकीर अभी हमारी ओर देख रही थी। उसकी आंखें थोड़ी अजीब लग रही थीं। ध्रुव मुस्कुराया, तुम मुझे देख रहे थे। ये यूनफेई और इशिता कपूर ने ध्रुव को एक साथ तिरस्कार से देखा और एक स्वर में कहा, मुझे विश्वास नहीं होता।
इशिता कपूर को भी विश्वास नहीं हुआ कि ध्रुव लिनकीर को जान सकता है, जो अब लोंगहाई मनोरंजन उद्योग में एक नया हॉटस्टार था। ऐसा कहा जाता है कि लोंगहाई में स्थानीय दूसरी पीढ़ी के आधे अधिकारी और अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग लिनकीर का पीछा कर रहे हैं और ब्रोकरेज कंपनी ने सीधे लिनकीर को एक कीमत दी। हम रात के खाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन भोजन की कीमत 300,000 है। ध्रुव मुस्कुराया, मैं वास्तव में उसे जानता हूँ, आपको बाद में पता चल जाएगा। इशिता कपूर और ये यूनफेई को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। इस समय ध्रुव जिस कुर्सी पर बैठा था उसे अचानक हिंसक रूप से लात मारी गई और एक कठोर गाली दी गई। तुम किस बारे में शेखी बघा रहे हो? तुम कहाँ से आए हो जिसकी आंखें नहीं हैं? अध्याय 225। क्या तुम हमेशा से इतने घमंडी रहे हो? डांट बहुत जोरदार थी और तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक युवक बैठा था जिसके बाल चांदी के रंग के थे और उसके चेहरे पर एक अनियंत्रित भाव था। उनके बगल में कई सुंदरियां बैठी थीं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और वे अमीर परिवारों के बच्चे लग रहे थे। ध्रुव की आंखों को देखकर युवक ने गाली देते हुए कहा, क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारी कोई राय है? ध्रुव ने सीधे युवक की ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? इशिता कपूर ने भी ध्रुव को एक तरफ खींचा और फुसफुसाया, इस तरह के लोगों से बहस मत करो, बोरिंग, चलो अपना ख्याल खुद रखते हैं। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी लेकिन अपना सिर घुमाया। प्रदर्शन महत्वपूर्ण था और वह इस तरह के कचरे से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। ये यूफी और किरण जोशी भी उस युवक की ओर देखने लगे, लेकिन उनके हाव भाव अचानक थोड़े बदल गए। वे ऋषि मेहरा नाम के इस युवक को जानते थे जो स्कूल से ही था। ऋषि मेहरा स्कूल में सबसे मशहूर दूसरी पीढ़ी के अमीर आदमी हैं और उनका परिवार रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है। उनका परिवार अपने शुरुआती सालों में गिरोह में शामिल था, लेकिन बाद में उन्हें साफ कर दिया गया। अब वह लोंगहाई में सबसे मशहूर रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। अपनी मजबूत पृष्ठभूमि के कारण स्कूल में बदमाशों का एक समूह था। ऋतिका मल्होत्रा और अन्य लोग ऋषि मेहरा के साथ घूमते थे। ये कहा जा सकता है कि ऋषि मेहरा लोंगहाई विश्वविद्यालय में सबसे शानदार दोस्त हैं, इसलिए वे बहुत प्रसिद्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋषि मेहरा के परिवार में न केवल पैसा है, बल्कि उनके कई तरह के कनेक्शन भी हैं। ऋषि मेहरा इतने सफल होने का कारण यह है कि उनका परिवार भी चिकित्सकों को जानता है। आपको पता होना चाहिए कि आम लोगों का चिकित्सकों से कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन उनके पिता राज मेहरा एक चिकित्सक को जानते थे। इसके अलावा कल्टीवेटर बेहद शक्तिशाली था और उसे यिनलोंग डिवीजन में एक नेता कहा जाता था, इसलिए ऋषि मेहरा ने इतना बेईमान होने की हिम्मत की। लोंगहाई में आम लोगों की दुनिया में वह बस बगल में चल सकता था। ध्रुव को अपना सिर घुमाते हुए देखकर ऋषि मेहरा ने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ ठंडी मुस्कान दी और अपने बगल में प्लास्टिक सर्जरी वाली दो सुंदरियों से कुछ कहा। शब्दों के बीच ध्रुव ने अपने प्रति निर्देशित अपमान सुना। ध्रुव की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। वह इस तरह के कचरे से बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे धमकाया जाएगा। बगल में इशिता कपूर ने देखा कि ध्रुव के साथ कुछ गड़बड़ है और फुसफुसाया, ध्रुव, इस व्यक्ति का नाम ऋषि मेहरा है। उसके परिवार की अच्छी पृष्ठभूमि है, उसे भड़काना बेहतर नहीं है। ध्रुव ने शांति से कहा, वह मेरे सामने पृष्ठभूमि के बारे में बात करने के योग्य नहीं है। इशिता कपूर एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और फिर अचानक सोचा कि ध्रुव ने रोहित सिन्हा और मेहरचू के बेटे को उस दिन बार में उनके प्रति सम्मानजनक होने के लिए कहा था और वह अचानक कड़वाहट से मुस्कुराए। मैं ये भूल गया था। ऋषि मेहरा की एक पृष्ठभूमि थी, लेकिन ध्रुव स्वयं एक पृष्ठभूमि थे। वह हमेशा अवचेतन रूप से सोचती थी कि ध्रुव अभी भी 3 साल पहले वाला ध्रुव है और वह तुरंत मुस्कुराई और बात करना बंद कर दिया। और यह ऋषि मेहरा और उसके आसपास की दो सुंदरियां जोर से हंसती थीं और समय समय पर शोर मचाती थीं। उसके आसपास के कुछ छात्र गुस्से में थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुछ शिक्षकों ने भी थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन उन्होंने ऋषि मेहरा को डांटने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ऋषि मेहरा की पारिवारिक पृष्ठभूमि वास्तव में बहुत समृद्ध है। ऋषि मेहरा के बगल में बैठी दो सुंदरियां बहुत प्रतिष्ठित महसूस कर रही थीं। उन तीनों ने दूसरों की परवाह किए बिना गाया और नृत्य किया। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी, गीत को ठीक से सुनने में असमर्थ। उसे दौरा पड़ने वाला था, लेकिन क्योंकि ऋषि मेहरा एक छात्र था, वह ऋषि मेहरा को थप्पड़ मार सकता था। इस समय ऋषि मेहरा के बगल में बैठी दोनों लड़कियां बात करते करते और भी खुश हो गईं। उन्होंने अपने पैरों को घुमाया और समय समय पर इशिता कपूर के स्टूल को लात मारी, जिससे थपथपाने की आवाज आई। ये यूफी और इशिता कपूर ने एक ही समय में भौहें सिकुड़ी और इशिता कपूर ने दोनों लड़कियों को देखने के लिए मुड़कर देखा। दोनों लड़कियों ने इशिता कपूर को अपनी आंखों से देखा, उनके चेहरे पर तिरस्कार और अवमानना थी। इशिता कपूर ने अपने दांत पीस लिए, थोड़ा गुस्सा महसूस किया, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा था, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और इसे सहन करने का फैसला किया। इशिता कपूर ने मन ही मन खुद को चिताया कि शांत और संयमित रहो, इन लोगों की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि एक पल के लिए इसे सहन करने के बाद दोनों फिर से कांपने लगे और इशिता कपूर अब और नहीं रोक सकी। उसने दोनों लड़कियों की ओर देखा और कहा, सहपाठी, क्या तुम्हारे पैर कांपना बंद हो सकते हैं? दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल तिरस्कारपूर्वक कहा, हम अभी अभी निकले हैं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मुझे परेशान करना ठीक है, ये बहुत पाखंड है। दोनों लड़कियों ने जानबूझकर ऋषि मेहरा को दुखी होने का नाटक करते हुए देखा और कहा, हाँ तुम इस इशिता कपूर को देखो, ये कितनी भयंकर है। ऋषि मेहरा के दिल में भी आग थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उनका इतना अपमान करने की हिम्मत करेगा। उन्होंने तुरंत इशिता कपूर से कहा, अगर तुम देख सकती हो तो बस देखो, अगर तुम नहीं देख सकती तो बाहर निकल जाओ। सिर्फ अपने पैर हिलाने में क्या बुराई है? इशिता कपूर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ऋषि मेहरा को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। क्या बात है, क्या आपकी कोई राय है? ऋषि मेहरा ने इशिता कपूर की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम घूमो। अगर तुम देख सकती हो तो देखो, और अगर नहीं देख सकती हो तो बाहर निकल जाओ। इशिता कपूर गुस्से से कांप रही थी, उसका चेहरा शिकायतों से भरा हुआ था। ध्रुव ने अचानक अपना सिर घुमाया और एक एक शब्द बोला, अगर तुमने मुझे फिर से लात मारी तो मैं तुम तीनों की टांगें तोड़ दूंगा। क्या तुमने मेरी बात सुनी? वे तीनों स्तब्ध थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव ऐसा कहने की हिम्मत करेगा। इस समय वांग यफई और डॉक्टर कविता राव, जो कुछ ही दूरी पर बैठे थे, सभी ने यह दृश्य देखा। डॉक्टर कविता राव चौंक गईं। ध्रुव ने ऋषि मेहरा से संघर्ष क्यों किया? उन्हें मदद करनी थी, लेकिन वे ध्रुव को ऋषि मेहरा को अपमानित नहीं करने दे सकती थीं। उसने ऋषि मेहरा के बारे में भी सुना है, उनके परिवार की पृष्ठभूमि मजबूत है और ध्रुव निश्चित रूप से ऋषि मेहरा के प्रतिद्वंद्वी नहीं है। डॉक्टर कविता राव जल्दी से वहां पहुंची, ऋषि मेहरा और दो लड़कियों को देखा और सलाह दी, छात्रों, यह एक सार्वजनिक स्थान है, आपको वास्तव में दूसरों की कुर्सियों पर लात नहीं मारनी चाहिए। हम सभी सहपाठी हैं, लात मारना बंद करो और प्रदर्शनी देखो। ऐसा कहने के बाद डॉक्टर कविता राव ने ध्रुव को चुपके से आंख मारी। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर कविता राव उसके लिए बोलने आएंगी और उसने डॉक्टर कविता राव को एक आरामदायक मुस्कान दी। वह ऋषि मेहरा से नहीं डरता। वांग यफेई भी वहां गया, ध्रुव को देखा, फिर ऋषि मेहरा को देखा, भौहें सिकुड़ी और कहा, श्रीमान।
ध्रुव और भी हैरान था। ऐसा लग रहा था कि वांग यफेई ने वास्तव में अपना तरीका बदल दिया था और वास्तव में उसके लिए बोल रही थी। ऋषि मेहरा ने वांग यफेई को देखा, फिर डॉक्टर कविता राव को देखा, ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, खड़ा हुआ, डॉक्टर कविता राव और वांग यफेई की ओर इशारा किया और गाली दी। यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे डांटने के लिए यहाँ क्यों आए हो? तुम पेशाब करके अपने आप को क्यों नहीं देखते? यहाँ से चले जाओ। डॉक्टर कविता राव और वांग यफेई दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऋषि मेहरा इतने घमंडी होंगे और उन्हें कोई सम्मान नहीं देंगे। वांग यफेई ने ऋषि मेहरा को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। उसने ऋषि मेहरा की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मिस्टर जू, कुछ लोग हैं जिन्हें आप नाराज नहीं कर सकते। मैं आपको आपकी भलाई के लिए सलाह देती हूँ। भाड़ में जाओ। लोंगहाई विश्वविद्यालय में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं नाराज न कर सकूं। ऋषि मेहरा ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वांग यफेई का चेहरा जम गया। उसने ऋषि मेहरा को ठंडी निगाह से देखा और जाने के लिए मुड़ी। वह भी बहुत गुस्से में थी। डॉक्टर कविता राव का चेहरा लाल और सफेद हो गया। वह एक स्कूल शिक्षिका थी, लेकिन इस स्थिति का सामना करने का यह उसका पहला मौका था। एक छात्र द्वारा डांटे जाने के बाद वह उलझन में थी और उसे नहीं पता था कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए। आदित्य बंसल ने आकर ऋषि मेहरा को मुस्कुराते हुए कहा, हाउटिन, तुम शिक्षिका डॉक्टर कविता राव से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? जल्दी से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्रशिक्षक के पास वापस जाऊंगा और प्रिंसिपल को बता दूंगा। ऋषि मेहरा ने शाप दिया, तुम कौन हो? बाहर निकलो। माफी मांगो, तुम क्या हो? आदित्य बंसल के मुंह के कोने फड़कने लगे और उसका चेहरा दुखने लगा। वह एक शिक्षक था, इसलिए उसे इतनी शर्मिंदा होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह ये भी जानता था कि ऋषि मेहरा कितने शक्तिशाली हैं और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने डॉक्टर कविता राव को खींचा और कायरता से कहा, शिक्षिका डॉक्टर कविता राव, चलो, इस व्यक्ति से बहस मत करो। डॉक्टर कविता राव ने आदित्य बंसल की तरफ नहीं देखा। वह पहले से ही आदित्य बंसल से निराश थी। उसने ध्रुव की तरफ देखा, ध्रुव को आंख मारी और ध्रुव को इशारा किया कि वह ऋषि मेहरा को नाराज न करे। यह नजर आदित्य बंसल ने नोटिस कर ली थी। आदित्य बंसल अचानक शर्मिंदा दिखे और उनके चेहरे पर नाराजगी झलक उठी। ध्रुव को देखकर उसे और भी दुख हुआ। यहाँ के शोर ने इस समय बहुत से लोगों का ध्यान खींचा है। कुछ नेता भी थे जो इस ओर देख रहे थे। एक नेता ने आकर मामले को शांत किया, सभी लोग कृपया शोर करना बंद करें। यह एक सम्मेलन स्थल है, इसलिए आप कोई भी तेज आवाज नहीं कर सकते। भाड़ में जाओ। ऋषि मेहरा ने शाप दिया और नेता का चेहरा अचानक जम गया। ऋषि मेहरा कितने शक्तिशाली थे, ये जानते हुए भी वे उदास चेहरे के साथ चले गए। सभी लोग चौंक गए जब उन्होंने देखा कि स्कूल के नेता ऋषि मेहरा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ऋषि मेहरा ने ध्रुव की नाक की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और देखो कि मैं कौन हूँ। अब घुटने टेको और तुरंत मुझसे माफी मांगो और मेरे बगल में बैठे दो प्यारे बच्चों से माफी मांगो। ऋषि मेहरा के बगल में बैठी दो लड़कियां भी खड़ी हो गईं और ऋषि मेहरा के सहारे पर भरोसा करते हुए ध्रुव की ओर इशारा किया। ठीक है, माफी मांगो। हमें सिर्फ तुम्हारे स्टूल पर लात मारने में क्या दिक्कत है? क्या तुम सोने से बने हो? अगर तुम इसे कुछ बार लात मारोगे तो क्या तुम मर जाओगे? कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हर कोई इधर उधर देखने लगा। ध्रुव ने अपने सामने खड़े 3 लोगों की तरफ देखा और अपने कान खोदते हुए कहा, क्या तुम लोग हमेशा इतने घमंडी होते हो? हाँ, घमंडी होने में क्या दिक्कत है? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? ध्रुव के चेहरे पर एक सेकंड में मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल अचानक मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह पर ठंड का एक स्पर्श आ गया। इससे पहले कि ऋषि मेहरा और बाकी लोग कुछ कह पाते, ध्रुव ने उन्हें सीधे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। ताली ताली ताली। ऋषि मेहरा और इन लड़कियों के चेहरे पर सीधे कुछ थप्पड़ मारे गए। व्यायामशाला में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और हर कोई दंग रह गया। अध्याय 226 गोली। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव ऋषि मेहरा को मारने की हिम्मत करेगा। ये ऋषि मेहरा है। क्या ये व्यक्ति जानता है कि ऋषि मेहरा की पृष्ठभूमि कितनी मजबूत है? ऋषि मेहरा चीखे और उन्हें जमीन पर बैठने से पहले कई बार कोड़े मारे गए। दोनों लड़कियों को इतने थप्पड़ मारे गए कि उनके कुछ दांत उड़ गए और वे शर्म से जमीन पर गिर गईं। ऋषि मेहरा भी स्तब्ध थे, अपना चेहरा ढककर जमीन पर बैठे थे और ध्रुव को देख रहे थे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? ध्रुव की आंखें ठंडी थीं। तुम बहुत घमंडी हो, है ना? मैं। इससे पहले कि ऋषि मेहरा कुछ कह पाते, ध्रुव आगे बढ़ा, ऋषि मेहरा की गर्दन पकड़ ली और उन्हें थप्पड़ मार दिया। ताली ताली ताली। व्यायामशाला में तेज आवाजें गूंज उठीं। ऋषि मेहरा का पूरा चेहरा पीट पीट कर सुअर का सिर बना दिया गया था। उसके दांत खून से सने हुए थे और उड़ रहे थे। ध्रुव ने सुअर जैसे सिर वाले ऋषि मेहरा का सिर जमीन पर पटक दिया और इशिता कपूर और येयूनफे से कहा, माफी मांगो। मार खाने के बाद ऋषि मेहरा की आंखें काली हो गईं और उसने अपमान सहते हुए इशिता कपूर से कहा, हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। रोल। एक लात ऋषि मेहरा की छाती पर लगी। ऋषि मेहरा को लात लगी और वह 10 मीटर दूर व्यायामशाला के गेट पर शर्मिंदगी की स्थिति में गिर गया। व्यायामशाला में मौत जैसी खामोशी थी और हर कोई चौंक कर गहरी सांस ले रहा था। ऋषि मेहरा के बगल में बैठी 2 लड़कियां इतनी डरी हुई थीं कि वे रो पड़ीं। उनके चेहरे पर थप्पड़ के बड़े निशान थे और मुक्का लगने से उनकी नाक टेढ़ी हो गई थी। एक के मुंह के कई दांत टूटे हुए थे और दोनों खूबसूरत चेहरे इस समय अजीब और हास्यास्पद लग रहे थे। ध्रुव ने उन दोनों की ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्या तुम अब भी स्टूल को लात मारने की हिम्मत करते हो? वे दोनों इतनी डरी हुई थीं कि उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं, मेरी अब हिम्मत नहीं है। तो जाओ। दोनों लड़कियां इतनी डरी हुई थीं कि उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे जिम के दरवाजे की ओर भागी, ऋषि मेहरा की मदद की ओर बाहर निकल गईं। ऋषि मेहरा ने अपनी आखिरी सांस ली और जोर से चिल्लाया, बस मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें मारने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। ऋषि मेहरा चिल्लाया और जिम में गायब हो गया। जिम में सन्नाटा छा गया। इशिता कपूर ने ध्रुव की ओर देखा और उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी, तुम अभी बहुत चिड़चिड़े हो। बस इस बकवास के बारे में चिड़चिड़े हो। इशिता कपूर ने ध्रुव को गहराई से देखा, तुम बदल गए हो। कहाँ बदल गए हो? इशिता कपूर ने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा, वह पहले से कहीं ज्यादा दबंग लग रही है। दबंग? ध्रुव ने व्यंग्य किया, ये बहुत अच्छी बात है। इशिता कपूर शर्मा गई, अपना मुंह सिकोड़ लिया और बोलना बंद कर दिया। हर कोई 1 और घंटे तक प्रदर्शनी देखता रहा और ये लगभग खत्म होने वाली थी। ध्रुव को अपने मोबाइल फोन पर एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, इसके खत्म होने के बाद मैं कंपनी में साइन इन करने के लिए वापस जाऊंगा और मैं आज रात आपसे मिलूंगा। वहीं मिलते हैं। ध्रुव दंग रह गया और नंबर की तरफ देखने लगा। ये कौन है? अचानक मुझे याद आया कि यह लिंकीर का नंबर लग रहा था। उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए फोन जेब में रख लिया। इशिता कपूर ने यह नजारा देखा और उसके दिल में खटास आ गई। तुम्हें अभी अभी मैसेज किसने भेजा? ध्रुव दंग रह गया, इशिता कपूर की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या वह एक महिला है? ध्रुव ने सिर हिलाया, हाँ। इशिता कपूर का दिल थोड़ा दुखा। वह एक पल के लिए चुप हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, ध्रुव, क्या तुम आज रात फ्री हो? मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ, सिर्फ हम दोनों। ध्रुव ने अपनी नाक को छुआ, मुझे लगता है कि यह आज रात काम नहीं करेगा, शायद किसी और दिन। आपने कहा था कि बहुत देर हो चुकी है। इशिता कपूर अपने चेहरे पर थोड़ी आत्महीनता के साथ अकेले मुस्कुराए।
अतीत में वह हमेशा खुद को पहले रखता था चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब जल्द ही प्रदर्शन आखिरकार समाप्त हो गया और आखिरकार बंद हो गया। दो लड़कियां ये यूफेई और किरण जोशी केवल लिंकीर को देखने के लिए यहाँ आई थीं। लिंकीर के प्रदर्शन के बाद वे शांत नहीं बैठ सकीं और पहले चली गईं। अब वह और इशिता कपूर बचे थे, जाने लगे। ध्रुव और इशिता कपूर भी उठे और साथ साथ बाहर चले गए। जैसे ही वह व्यायामशाला के बाहर चला गया, उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। व्यायामशाला के बाहर गेट के सामने दर्जनों काली परछाइयां उत्सुकता से उस जगह को घूर रही थीं। सभी ने अपने हाथों में स्टील की छड़ें पकड़ रखी थीं। बीच में खड़ा है ऋषि मेहरा, जिसे पहले पीटा गया था। ऋषि मेहरा की नाक में चोट लगी थी, चेहरा सूजा हुआ था और हाथों पर पट्टियां थीं। दोनों लड़कियां अभी भी उसके बगल में थीं और ऋषि मेहरा के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी था। इशिता कपूर ने भी यह नजारा देखा और तुरंत ध्रुव के कपड़ों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ध्रुव, वे हमें ढूंढने आए हैं। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी। कोई बात नहीं, डरो मत। इशिता कपूर की आवाज कांप रही थी। जिम्नेजियम का एक पिछला दरवाजा है, चलो पिछले दरवाजे से भागते हैं। अगर ऋषि मेहरा तुम्हें पकड़ लेता है तो वह तुम्हें जाने नहीं देगा। उनका पूरा परिवार गिरोह में शामिल है और अगर वे तुम्हें पीते हैं और तुम्हें अपन बना देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्रुव ने इशिता कपूर को देखा और मुस्कुराया, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम डरती हो तो खुद ही चली जाओ, वे तुम्हें नहीं ढूंढेंगे। इशिता कपूर ने अपने होंठ कसकर काटे। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हालांकि वह वहां से नहीं गई। उसने कुछ गहरी सांसें लीं, ध्रुव के बगल में खड़ी हो गई और बोली, मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ध्रुव ने जानबूझकर गंभीरता से कहा, अगर तुम रुकोगे तो तुम्हें मार मारकर अपन बना दिया जाएगा। क्या तुमने इस बारे में सोचा है? अगर तुम्हारे पैर टूट गए तो तुम्हें मार मारकर मार भी दिया जा सकता है। इशिता कपूर का शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम मरोगे तो मर जाओगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सबसे बुरी स्थिति यह है कि मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। ध्रुव का दिल धड़क उठा और उसने इशिता कपूर को गहराई से देखा। इशिता कपूर ने वास्तव में इस समय ध्रुव का हाथ पकड़ रखा था। उनकी उंगलियां छू गईं और उनके दिल थोड़े कांप उठे। इशिता कपूर के हाथ अभी भी पहले की तरह नर्म और नाजुक थे। उनकी उंगलियों पर कोमलता के भाव थे। ध्रुव एक क्षण के लिए मदहोशी में चला गया और इशिता कपूर भी मदहोशी में चली गई। 3 साल बाद ध्रुव के हाथ कठोर और थोड़े खुरदरे लग रहे थे, लेकिन वे मजबूत थे। पिछले 3 सालों में इस आदमी ने क्या अनुभव किया है? इशिता कपूर की आंखें अचानक थोड़ी लाल हो गईं और उसने सिसकते हुए कहा, ध्रुव, जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है वह है पिछले 3 सालों में तुम्हारे साथ न होना। हालांकि मुझे नहीं पता कि पिछले 3 सालों में तुमने क्या अनुभव किया है, लेकिन मुझे पता है कि तुम जरूर इससे गुजरे होगे। जिंदगी बहुत मुश्किल है। अगर मुझे मौका मिला तो मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे आगे कितनी भी मुश्किलें और बाधाएं क्यों न हो। ध्रुव का दिल थोड़ा हिला और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी इन बातों पर बात करने का समय नहीं है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे पीट पीट कर न मारा जाए। इशिता कपूर फूट फूट कर रो पड़ी और मुस्कुराई, तुम मरोगे तो मरोगे। मैं तुम्हारे साथ मरने में बहुत खुश हूँ। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि इशिता कपूर 3 साल तक न मिलने के बाद अब थोड़ी नर्वस हो गई है। उसने दूसरी तरफ देखा। ऋषि मेहरा के बगल में अधेड़ उम्र के आदमी ने ध्रुव को थोड़ा असामान्य महसूस कराया। उसने अपनी भौहें उठाईं। यह आदमी भी एक साधक है। ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़ने की पहल की। ऋषि मेहरा और 2 लड़कियों की ओर देखा और शांत भाव से कहा, क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो? ऋषि मेहरा का चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से में शाप दिया, इतने सालों में मुझे कभी धमकाया नहीं गया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। आज मैं न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे बगल में बैठी महिला को भी नष्ट कर दूंगा। ध्रुव ने अपने होठों को चटकाया, मुझे नष्ट करोगे? सिर्फ तुम्हें। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह से देखो। मैं 80 गुंडों को लाया हूँ। इसके अलावा तुम्हारे ज्ञान से परे एक व्यक्ति है। अगर मैं इस लड़ाई का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर सकता हूँ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्या बकवास है? क्या वह सिर्फ साधक नहीं है? वह ऐसे पेश आता है जैसे वह बहुत बढ़िया हो। ध्रुव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ऋषि मेहरा के हाव भाव बदल गए। तुम्हें कैसे पता? साधक के हाव भाव में भी थोड़ा परिवर्तन आया, लेकिन कुछ क्षण बाद वह संयत हो गया। उसे विश्वास था कि वह ध्रुव को आसानी से दबा सकता है। इशिता कपूर चौंक गई। चीन में ऐसे साधक थे जो आम लोगों की पहुंच में नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आम लोग उनके बारे में नहीं जानते थे। आम लोग कभी कभी सुनते हैं कि इस दुनिया में ऐसे प्राणी भी हैं जो आम लोगों से अलग हैं, और वे हैं साधक। इशिता कपूर ने भी संयोग से इसके बारे में सुना। उनके जैसे आम लोगों की नज़र में साधक स्वर्गीय प्राणी जैसे होते हैं। 99% आम लोग अपने जीवन काल में कभी किसी से नहीं मिलते। हालांकि वह वास्तव में आज एक साधक से मिली। या आप ध्रुव से निपटने के लिए यहाँ हैं? इशिता कपूर अचानक घबरा गई। हमें क्या करना चाहिए? ध्रुव क्या वास्तव में दूसरी तरफ अभ्यासी हैं? हम जल्दी से भाग क्यों नहीं जाते? ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ एक साधक है, इसमें क्या परेशानी है? ऐसा कहने के बाद ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़ाया और विपरीत दिशा में लोगों के समूह को फंसाया। ऋषि मेहरा ने उत्सुकता से कहा, लानत है, तुम वास्तव में मौत की तलाश में हो। अंकल ली, कृपया इस कमीने को दबाने के लिए कार्रवाई करें। ये सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने